हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम ऑब्वियसली एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यस, बट चैप्टर है वो हमारा सेम चल रहा है जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। आपके सीए फाइनल कोर्स में 3 चैप्टर्स हैं जो डायरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। उसमें से सबसे पहला चैप्टर है डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 160 एंड 161। इन दोनों के अलग अलग हेडिंग्स हैं, टाइटल्स हैं ऑब्वियसली, इसलिए 2 डिफरेंट सेक्शंस हैं, बट उनको हमने एक ही कैटेगरी में डाला है और वो कैटेगरी क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ अदर काइंड्स ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ऐसा क्यों किया है वो मैं आपको आइए बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं जब हम 160 और 161। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो टाइटल जैसा कि आपको दिख रहा होगा, टाइटल में है अपॉइंटमेंट ऑफ अदर काइंड्स ऑफ डायरेक्टर, और जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। बट अदर काइंड्स हमने यहाँ पर क्यों लिखा है पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा सेक्शन है जिसको हमें इसके साथ में रिलेट करना होगा। ठीक है, वो सेक्शन कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। अभी प्रीवियसली हम क्या पढ़ के आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अपॉइंटमेंट के लिए अगर हम बात करें तो क्या आप कौन सा सेक्शन यहाँ पर याद कर सकते हैं जो आपको कनेक्ट हो रहा हो? सो अपॉइंटमेंट के लिए आपको कौन सा सेक्शन ऑलरेडी कनेक्ट हो रहा है, आप पहले वो सोचिए। देखिए, अच्छा रिवीजन भी होगा, आपको इसी तरीके से स्टडी करनी है आपको। सेक्शन 152, ठीक है, सेक्शन 152 किसके बारे में बात कर रहा था? सो सेक्शन 152 में ऑब्वियसली हमने अपॉइंटमेंट के बारे में बात करी है, और उसको याद कैसे किया था हमने? 1 एंड 2। 1 से हमने बात की थी फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, और सेकंड से हमने बात करी थी आने वाले सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है, बराबर है। देन इसके फर्दर सबसेक्शंस में हमने अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करी थी। सबसेक्शन 3 बोल रहा था डिन चाहिए, सबसेक्शन नंबर 4 कह रहा था डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, सबसेक्शन नंबर 5 कह रहा था कंसेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो अगर आप तो हमको साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए, राइट। बट हमें यहाँ पर क्या फोकस करना है? अपॉइंटमेंट पर। अपॉइंटमेंट हमने अभी तक देखी है सब्सिक्वेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स की। अपॉइंटमेंट अभी तक हमने देखी है सेक्शन 149 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, बराबर है। ओके, इनसे रिलेटेड हमने रीअपॉइंटमेंट भी देखा है, बिल्कुल देखा है रीअपॉइंटमेंट, राइट, कि जो पर्सन रिटायर होके जा रहा है उसको भी रीअपॉइंट किया जा सकता है और उसके लिए भी प्रोसीजर है। ओके, तो रिटायरमेंट की बात आ गई। तो रिटायरमेंट की बात के लिए हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था? रिटायरमेंट अभी तक हमने सेक्शन 168 और 169 को हमने टच नहीं किया है, जो रेजिग्नेशन रिमूवल के बारे में बात करते हैं। रिटायरमेंट हमने किससे देखा है? रिटायरमेंट हमने देखा है रोटेशन। तो रोटेशन वाली बात कहाँ पर आई थी? 152 में हमने सबसेक्शन नंबर 6 और सबसेक्शन नंबर 7 में कुछ इस तरीके से बातें करी थी कि रोटेशन से रिटायरमेंट होगा, जहाँ पर हमने 2/3 और 1/3 वाला फंडा देखा था कि 1/3 नॉन रोटेशनल रहेंगे और 2/3 रोटेशनल रहेंगे। ओके, रोटेशनल से मतलब ये है कि हर एक एजीएम में मिनिमम 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स रिटायर बाय रोटेशन तो होंगे ही होंगे और नए अपॉइंट किए जाएंगे, बराबर है। सो रोटेशन से रिटायरमेंट हम देख चुके हैं। तो इन टॉपिक को समझने के लिए ये 2 का बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। एक तो 152 का बेसिक नॉलेज, 152 में हम देख के आए कि अपॉइंटमेंट तो है, बट अपॉइंटमेंट फर्स्ट और सब्सिक्वेंट या फिर आईडी का हो रहा था। अब इनके अलावा और किसी काइंड का अपॉइंटमेंट हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा यस, ये दूसरे काइंड्स के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब दूसरे काइंड्स के डायरेक्टर कौन होते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला तो बेसिक ये क्लियर हो गया, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया हमने, आप इसको कनेक्ट कीजिए। और दूसरा हमने यहाँ पर क्या कनेक्ट किया है आपको? हमने कनेक्ट किया है रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ठीक है, एक आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो आइए इन दोनों प्री रिक्विजिट नॉलेज को रखते हुए हम आगे चलते हैं कि अब अदर काइंड्स में भी टोटल 2 तरीके से हमको यहाँ पर सेक्शंस कवर करने हैं। ठीक है, पहले सेक्शन की बात करता हूँ मैं, जो है, ध्यान से हेडिंग पढ़िएगा, हेडिंग पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। राइट ऑफ पर्सन्स अदर देन, ठीक है, ब्रेक करिए, कोई बात नहीं, घबराइए मत। राइट ऑफ पर्सन्स अदर देन, ठीक है, रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। वेरी नाइस। ठीक है, तो इसको अगर आप नहीं भी समझे चलेगा, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है। हमें इन 3 चीज़ों पे, 3 फ्रेजेस पे हमको ध्यान देना है। राइट ऑफ पर्सन्स, हम किन्हीं पर्सन के राइट के बारे में बात कर रहे हैं। वो पर्सन कौन है?
वो पर्सन रिटायरिंग डायरेक्टर के अदर देन वाला पर्सन है, यानी कि अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। ओके, सो पहला क्वेश्चन तो यही स्टैंड होता है, जो मैं आपको जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ कि सर रिटायरिंग डायरेक्टर मीन्स विच डायरेक्टर। तो रिटायरिंग डायरेक्टर मीन्स बच्चों सेक्शन 152 सबसेक्शन नंबर 7, आगे सब डिटेलिंग देने वाला हूँ मैं, ठीक है। जहाँ पर रिटायरिंग डायरेक्टर यानी कि उसको समझा जाता है डायरेक्टर रिटायर्ड बाय रोटेशन, ठीक है। हम सिर्फ रोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा कोई बाहर का बंदा जो पहले डायरेक्टर था ही नहीं, क्या वो भी इस कंपनी में डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है क्या? तो उन्होंने कहा है बिल्कुल कर सकता है। उन लोगों के लिए हमने सेक्शन 160 को बना रखा है। सेक्शन 160 क्या बोल रहा है बच्चों? सेक्शन 160 बोल रहा है कि भैया मिस्टर ए ऑलरेडी डायरेक्टर थे क्या? यस, ऑलरेडी डायरेक्टर थे। क्या मिस्टर ए यहाँ पर रोटेशन से रिटायर हो गए हैं क्या? यस, रोटेशन से रिटायर हो गए हैं। अब इनको वापस से क्या रीअपॉइंट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 तो यही है कि इन्हीं को रीअपॉइंट कर ले, बट ऑप्शन नंबर 2 भी तो है हमारे पास में। वो क्या है ऑप्शन नंबर 2? कि हम इनको रीअपॉइंट ना करें और किसी नए बंदे को हम यहाँ पर अपॉइंट करें, बराबर है। तो जब नए बंदे को हम यहाँ पर अपॉइंट करेंगे तो वो ऑब्वियसली कौन होगा? वो अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो क्या हम इसको एक वर्ड दे सकते हैं जो पूरी लॉ में चलेगा? जब भी हम बात करेंगे ऐसे पर्सन के बारे में जो अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर है, वो एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे हैं, राइट। इसको हम नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? ये एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट है, इसको आप भी अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि नॉर्मल अपॉइंटमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि ऑलरेडी जो अपॉइंटेड था उसी को रीअपॉइंट करना कोई नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। नॉर्मल अपॉइंटमेंट कब होगा? जब किसी बाहर के बंदे की हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। बाहर का बंदा क्यों बोला जा रहा है? ऑलरेडी वो उस पोस्ट पे नहीं था और उसको डायरेक्टर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसको हमने बोला है कि नॉर्मल अपॉइंटमेंट। तो जब हमने अदर काइंड की बात करी बच्चों यहाँ पर अदर काइंड की, ठीक है, तो पहला काइंड हमने यहाँ पर क्या समझा है? पहला काइंड हमने ये समझा है बच्चों कि पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट हम सेक्शन 160 में देख रहे हैं। पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर थोड़ा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसको यहाँ पर डाला है। अब अदर काइंड की आपने बात करी है तो जाहिर सी बात है 160 के बाद में 161 को भी हमें यहाँ पर बिल्कुल लेना पड़ेगा। 161 जो बात करता है थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्टर्स की। अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने डिफरेंट काइंड्स में क्या क्या देखा है? फर्स्ट देखे हैं, फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट देखा है, सब्सिक्वेंट का देखा है हमने, ठीक है, हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का देखा है, बराबर है। हमने ये सब डायरेक्टर्स का तो अपॉइंटमेंट देखा है। उनके अलावा और भी कुछ डायरेक्टर्स होते हैं। एक होता है एडिशनल डायरेक्टर, एक होता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एक होता है नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। ये तो 3 टाइप्स हो गए, 1, 2 एंड 3। इनके बीच में एक और चीज़ घुसी हुई है सबसेक्शन नंबर 4 के अंदर, सेक्शन 161 का जो है वो है फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। ओए होए होए सर, मतलब एक डायरेक्टर मिस्टर ए अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, इनके साथ में क्या क्या हो सकता है देखिए आप। ये खुद भी तो रिटायर होके जा सकते हैं, रिज़ाइन करके जा सकते हैं। रिटायर कब होंगे? रोटेशन से होंगे। क्या वो रिज़ाइन उनको कर दिया जा सकता है? यस। क्या उनको रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये सब चीज़ें तो इनके साथ में हो सकती है, रिटायर है, रिज़ाइन है, रिमूव है। बट सर कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें भी तो हो सकती है, डेथ हो गया, सर डिसक्वालीफाइड हो गए, बराबर है, कुछ भी हो सकता है। इन सब रीजंस की वजह से एक कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है। कैजुअल वैकेंसी यानी कि वो सीट खाली हो चुकी है अब। तो ऐसी कैजुअल वैकेंसी सब डायरेक्टर्स की पोस्ट में कैसे फिल की जाती है उसको भी सेक्शन 161 में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब शांति से अब आप यहाँ पर पढ़ना शुरू कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पूरा बेस तैयार कर दिया है, बिल्कुल घबराइए मत। हम पहले 160 को यहाँ पर पढ़ेंगे। 160 में हम पढ़ेंगे ऐसे पर्सन का अपॉइंटमेंट जो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, जो अभी तक डायरेक्टर था ही नहीं। हम ऐसे दूसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, उसके पास में क्या राइट है क्या? तो 160 बोल रहा है बिल्कुल राइट है। बट 160 का पता साथ कौन दे रहा है? सारी चीज़ें सेक्शन में नहीं लिखी होती है, रूल्स के अंदर भी होती है। और रूल नंबर 13 जो है 13 वो बात कर रहा है इसके बारे में, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखिए दोस्तों, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। सो रूल नंबर 13 है मतलब 13 है, 13 है मतलब कि हम तेरी बात कर रहे हैं। तेरी मीन्स जो रिटायरिंग है उसके अलावा हम तेरे अलावा बात कर रहे हैं, तो रिटायरिंग के अलावा अदर देन का अपॉइंटमेंट होगा रूल नंबर 13 में 160। ठीक है, 160 सेक्शन के अंदर। तो आइए लेट स्टार्ट सेक्शन 160। 161 को अभी हम बाद में टच करेंगे, जहाँ पर हम एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी, और चिंता मत कीजिए मैंने बहुत ही फन तरीके से इनको याद करने का आपको तरीका बताऊंगा मैं। अभी हम चालू कर रहे हैं सेक्शन नंबर 160 और रूल 13। चलो सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं कि ये सेक्शन का बेसिक है क्या। पढ़िए ध्यान से। A person who is not a retiring director is also eligible to stand for directorship। क्या ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। देखिए स्टार्टिंग में जो भी मैंने बातें करी वो बकवास नहीं थी, वो आपको फोकस करनी थी क्योंकि सारी बातें आगे कवर होने वाली है। ठीक है, बेस ऑलरेडी तैयार कर दिया था मैंने कि ये सेक्शन बोल रहा है कि जो पर्सन रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं था, ठीक है, जो अभी तक डायरेक्टर बना ही नहीं है, हम ऐसे कोई दूसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, क्या वो भी एलिजिबल है क्या? तो उन्होंने कहा यस वो भी एलिजिबल है, डायरेक्टरशिप के लिए वो अप्लाई कर सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, सो अप्लाई बिल्कुल कर सकता है। ये इस सेक्शन का बेसिक है। ठीक है, आइए सेक्शन 152(7) सर सुना सुना लग रहा है, अभी कहीं आपने बोला था क्या 152(7)? बिल्कुल, क्यों नहीं बोला, बस ये बोला ना हमने। क्यों यूज़ किया था हमने? रिटायरिंग डायरेक्टर को समझने के लिए यूज़ किया था। क्यों भैया? कि रिटायरिंग डायरेक्टर कौन होता है? तो उन्होंने कहा रिटायरिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन ये दी गई है कि जो डायरेक्टर रोटेशन से रिटायर होता है उसी को रिटायरिंग यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा इसको डिटेलिंग करते हैं। मैंने आपको बोला था इसकी डिटेलिंग करेंगे, पहले ये पढ़िए। रिटायरिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन, सो रिलेट टू सेक्शन 152 विथ सेक्शन नंबर से 160। क्या ये बात मैंने आपको बोली थी? यस। तो मतलब 160 में टाइटल के अंदर रिटायरिंग डायरेक्टर लिखा है, उसको समझने के लिए अपॉइंटमेंट का जो सेक्शन हमने पहले पढ़ा है 152, उसके पास में हमको जाना पड़ेगा। 152 सबसेक्शन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन हमको क्या बता रहा था कि रिटायरिंग डायरेक्टर कौन होता है भैया? तो रिटायरिंग डायरेक्टर वो होता है जो रोटेशन से रिटायर होता है। बट क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या आ रहा है? क्वेश्चन ये आ रहा है सर कि क्या हर डायरेक्टर रिटायर हो रहा है तो रोटेशन से ही होता है क्या? नॉर्मल रिटायरमेंट भी तो हो सकता है सर। आइए उसका जवाब देता हूँ। तो देखिए इस चीज़ को समझेंगे कैसे, रिटायरिंग बाय रोटेशन। तो ये बात तो पक्की है कि जो पर्सन सेक्शन 152 सब सेक्शन नंबर 6 रोटेशन के हिसाब से रिटायर होने वाला है, हम उसी को रिटायरिंग डायरेक्टर कहते हैं। और उसके अलावा जो भी पर्सन है जिसको अपॉइंट किया जा रहा है वो सब 160 के अंदर कवर होते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना। क्यों? हमारा सेक्शन क्या बोल रहा है भैया? आओ थोड़ा हेडिंग पढ़ो। राइट ऑफ पर्सन्स अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। तो रिटायरिंग डायरेक्टर कौन हुआ? रिटायरिंग डायरेक्टर हुआ 152(6) वाला। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, सेक्शन 160 की कैटेगरी में। मतलब कि सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ऐसा पर्सन जिसको कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए हमने यहाँ पर बुलाया था यानी कि किया है जिनके साथ में, वो पर्सन, ये सब लोगों का जो अपॉइंटमेंट होगा वो सेक्शन 160 के हिसाब से होगा क्या? यस, वो 160 के हिसाब से होगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर है ना। ऐसा पर्सन नहीं है ये लोग जो रिटायर होके वापस से जिनको हम रीअपॉइंट कर रहे हैं, ना 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 ना, ये वो लोग हैं जो रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा वाले लोग हैं। ये रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, ये एडिशनल डायरेक्टर है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, ये सीवी है यानी कि कैजुअल वैकेंसी फिल करी है हमने इनके थ्रू। तो ये सब लोगों के लिए हमको 160 फॉलो करना पड़ेगा। बराबर है? तो यही नोट कैसा दे रखा, आइए देखिए नोट मैं आपको बताता हूँ। सी, नॉट ऑल डायरेक्टर्स आर रिटायरिंग डायरेक्टर्स। इस बात को ध्यान से पढ़िए आप। क्या है? नॉट ऑल डायरेक्टर्स आर रिटायरिंग डायरेक्टर्स। क्यों भैया? देयरफॉर इफ एन एडिशनल डायरेक्टर और ऑल्टरनेट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर और डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी इज टू बी अपॉइंटेड एज ए रेगुलर डायरेक्टर, जिनको हम नॉर्मल डायरेक्टर कहते हैं, जनरल मीटिंग के अंदर आप इनको अपॉइंट कीजिए। जो प्रोसीजर है वो 160 का फॉलो कीजिए। ठीक है। सिमिलरली
where a director retires by rotation, but instead of reappointing him, a new person in his place is proposed to be appointed, provision of 160 are attracted। उनका कहना है कि एक पर्सन रोटेशन से रिटायर हो गया और उसकी जगह पर उसी को रीअपॉइंट करने की जगह हमने किसी नए पर्सन को अपॉइंट किया तो 160 अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है। ऐसे एडिशनल डायरेक्टर है वो भी नॉर्मल रेगुलर है, कैजुअल वैकेंसी जिनसे हमने अपॉइंट किया है वो भी नॉर्मल पर्सन है, नॉमिनी भी नॉर्मल डायरेक्टर है, ऑल्टरनेट भी डायरेक्टर नॉर्मल है। नॉर्मल से मतलब ये इंसान है, रेगुलर है, बहुत अच्छी बात है, बट अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर है। सो एक तरीके से यहाँ पर हमको क्या समझाया गया है कि अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर समझाने के लिए हमको ये सब समझाया गया है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। हमने बेसिक ऑफ सेक्शन समझा, एक्सप्लेनेशन समझा, बेसिक के साथ में हम तैयार हो चुके हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा, हम सेक्शन को समझना चालू करते हैं। 3 ब्लॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। पहला ब्लॉक पर्सन हिमसेल्फ स्लैश अदर, दूसरा ब्लॉक कंपनी, तीसरा ब्लॉक इन्फॉर्म द मेंबर्स। ना क्या बोलना चाह रहे हैं भैया, ये बोलना चाह रहे हैं कि ये कंपनी कौन है, ये कंपनी हमारी टारगेट कंपनी है जिसके अंदर अपॉइंटमेंट की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जा रही है। ठीक है, सो अपॉइंटमेंट इस कंपनी के अंदर हो रही है ना। इस कंपनी में अपॉइंटमेंट के लिए कौन अप्लाई कर रहा है, तो अप्लाई कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, इसको बनना है डायरेक्टर इस कंपनी के अंदर, तो ये अप्लाई कर सकता है। कर सकता है क्या? यस, 160 ने बोला बिल्कुल कर सकता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अप्लाई कौन कर सकता है इस पर्सन के लिए। देखिए, अब ये जो पर्सन है, ठीक है, उसको एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ क्या देना पड़ेगा? रिटर्न नोटिस। अब यहाँ पर ना अपना पूरा फॉर्मेट आ जाएगा, इसलिए इस चीज़ को आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपके सेल्फ नोट्स में बहुत हेल्प करेगी। जो भी एप्लीकेशन जाएगी उस एप्लीकेशन का तरीका यहाँ पर क्या है? रिटर्न नोटिस का। तो ये रिटर्न नोटिस जाना चाहिए कंपनी के पास में। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 माय फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कि ये रिटर्न नोटिस कौन दे सकता है? हु कैन सबमिट अ रिटर्न नोटिस फॉर दिस पर्पस। पर्पस क्या है भैया? यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जा रही है। पर्पस क्या है? अपॉइंटमेंट की जा रही है। ठीक है, किसका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है? ऐसे पर्सन का जो अदर देन है रिटायरिंग डायरेक्टर। रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन है, अदर देन पर्सन है, उसको हम यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं। तो इस पर्पस के लिए रिटर्न नोटिस कौन देगा? वो पर्सन खुद दे सकता है, हिमसेल्फ। ठीक है, और उस पर्सन के लिए कोई दूसरा पर्सन भी दे सकता है। इंस्टेड ऑफ पर्सन अबव, सम अदर मेंबर ऑफ द कंपनी हु इंटेंड्स टू प्रपोज सच अदर पर्सन एज ए डायरेक्टर। अगर आपने लाइन ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको एक डिफरेंस समझ में आया होगा। हम यहाँ पर पर्सन बोल रहे हैं बार बार, बट इस लाइन में एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर, सेक्शन के अंदर क्या वर्ड यूज़ किया गया भाई साहब? ज़रा ध्यान से देखो, मेंबर। मेंबर वर्ड यूज़ किया गया है। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि आपने बोला कि वो पर्सन खुद एप्लीकेशन दे सकता है, रिटर्न नोटिस दे सकता है, कोई दूसरा पर्सन भी दे सकता है, पर वो जो दूसरा पर्सन है ना वो मेंबर ही होगा। ओके, मतलब एक मेंबर किसी नॉन मेंबर के लिए नोटिस दे सकता है क्या? दे सकता है। क्या एक मेंबर खुद के लिए नोटिस दे सकता है क्या? दे सकता है। अच्छा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें क्या? कंक्लूजन क्रिएट करें क्या? ये रहा कंक्लूजन। क्यों घबराते हैं आप? एक मेंबर हिमसेल्फ, यस, फॉर नॉन मेंबर्स, यस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक नॉन मेंबर को क्या एक नॉर्मल पर्सन बोल सकते हैं हम यहाँ पर? यस, एक नॉर्मल पर्सन, जो हमने यहाँ पर लिखा है पर्सन। ठीक है, ये देखिए ना, एक नॉन मेंबर क्या खुद के लिए दे सकता है क्या? यस, बट क्या दूसरों के लिए यानी कि नॉन मेंबर के लिए दे सकता है क्या? नहीं। मतलब कि अगर मैं इसको हिंदी में आपके लिए लिखूं तो इसे बोलते हैं दरख्वास्त करना। क्या बोलते हैं? दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट करना, एप्लीकेशन देना, नोटिस देना। ठीक है, सो दरख्वास्त कौन किसके लिए कर सकता है? जो कंपनी का ऑलरेडी मेंबर है वो खुद के लिए तो कर ही पाएगा, वो एक नॉन मेंबर के लिए भी दरख्वास्त कर सकता है। बट एक जो नॉन मेंबर वो बाहर का आदमी है, वो खुद के लिए करेगा, मानते हैं, पर वो अंदर वाले मेंबर के लिए करेगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो ये कंक्लूजन की टेबल आप ड्रॉ कर लीजिए। पहला, हम हमारे यहाँ पर बात समझ चुके हैं। पहला पॉइंट क्या भैया? कि एक रिटर्न नोटिस जाना चाहिए। रिटर्न नोटिस देगा कौन?
पर्सन खुद और दूसरा मेंबर दे सकता है। कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर लिया है। रिटर्न नोटिस जा रहा है किसके पास में है, कंपनी के पास में जा रहा है। तो ज़रा ये तो बताइए भैया कितने दिन में जाना चाहिए, कितने दिन में। तो ये बोल रहे हैं भैया कि जो अपॉइंटमेंट के लिए रिटर्न नोटिस दिया जा रहा है ना, ये नोटिस जाएगा 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। जिस जनरल मीटिंग के अंदर यहाँ पर अपॉइंटमेंट होने वाला है, उस जनरल मीटिंग की डेट के मिनिमम 14 दिन पहले ये रिटर्न नोटिस कंपनी के पास में पहुँच जाना चाहिए। 14 दिन का हमको गैप चाहिए रहेगा। अगर 14 दिन का गैप नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी बॉस। 14 डेज़ का रिटर्न नोटिस चाहिए। और ये बात तो पक्की है कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो जनरल मीटिंग में ही होगा। यस, जनरल मीटिंग में ही होगा। सो 14 दिन का रिटर्न नोटिस जाएगा कंपनी के पास में। कंपनी फिर क्या करेगी? कुछ नहीं भैया, कंपनी बोलेगी कि हर कोई मुंह उठा के अप्लाई थोड़ी ना कर सकता है, बराबर है ना। तो इसके लिए ना हमको क्या चाहिए पता है, हमको एक डिपॉजिट चाहिए रहेगा। तो कंपनी आपसे मांगेगी डिपॉजिट। आपसे मतलब जो भी रिटर्न नोटिस भेज रहा है, अगर उस पर्सन ने खुद ने भेजा है तो वो खुद यहाँ पर डिपॉजिट सबमिट करेगा। किसी थर्ड मेंबर ने भेजा है तो वो डिपॉजिट सबमिट करेगा। तो डिपॉजिट क्या है भैया, आइए डिपॉजिट की हम बात करते हैं। डिपॉजिट का थोड़ा सा क्लॉज लंबा है, वो चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी आगे की सुनाता हूँ कि कंपनी के पास में विद इन 14 डेज ये रिटर्न नोटिस भेज दिया, बराबर है, इस जनरल मीटिंग के अंदर। ना जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होगा, यानी कि मेंबर्स वहाँ पर अपॉइंटमेंट करेंगे नॉर्मल तरीके से। बट मेंबर्स जो भी जनरल मीटिंग के अंदर आने वाले हैं उनको भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। यस, सो कंपनी यहाँ पर फर्दर इन्फॉर्म करेगी उसके सभी मेंबर्स को 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। जनरल मीटिंग के 7 दिन पहले, 14 दिन पहले इनको खुद को मिला और 7 दिन बचे थे, उन 7 दिन पहले यहाँ पर सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है। नाउ ये स्टार मार्क क्यों है? स्टार मार्क क्यों है बच्चों कि इन्फॉर्म कैसे करोगे, मेथड क्या है भैया? तो इन्फॉर्म करने का मेथड हम देखेंगे इसके बाद में, ठीक है। सो अभी हमारा पूरा फ्लो तैयार हो गया क्या 160 का? यस, 160 में अगर आप जाएंगे अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन देख लिए क्या? यस, देख लिया है। सेक्शन 152 सब सेक्शन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया कि रिटायरिंग डायरेक्टर कौन होता है। यस, हम सिर्फ रोटेशन वाले की बात कर रहे हैं। फिर हमने देखा यहाँ पर कि कौन यहाँ पर रिटर्न नोटिस दे सकता है, तो मेंबर नॉन मेंबर का हमने यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है, बराबर है। उसके बाद में मैं देखा कि यहाँ पर नोटिस कितने दिन में पहुँच जाना चाहिए, 14 डेज़ में जनरल मीटिंग के पहले पहुँच जाना चाहिए। फिर हमने बात करी कि यहाँ पर डिपॉजिट मांगा जाएगा, तो कंपनी डिपॉजिट मांगती है, कितना मांगती है, क्या मांगती है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, आइए इसको समझते हैं। डिपॉजिट की बात समझने के बाद में हम समझेंगे कि जब कंपनी 7 दिन पहले सारे मेम्बर्स को इन्फॉर्म कर रही है तो उनका मेथड क्या है, ठीक है ना। अच्छा चल रहा है फ्लो, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। चलिए देखते हैं डिपॉजिट की कहानी क्या है। तो ठीक है भैया, डिपॉजिट कंपनी का कहना है कि हम आपसे डिपॉजिट इसलिए लेंगे, कोई भी मुंह उठा के चला आएगा और यहाँ पर अपॉइंटमेंट का बोलेगा तो क्या हम यहाँ पर हमारी जनरल मीटिंग में यही टाइम वेस्ट करते रहे क्या भैया? हर लोग अप्लाई करेंगे ऐसे तो उन्होंने कहा कि आप ना 1 लाख रुपये दीजिए हमको। कितने? 1 लाख रुपये दीजिए, उसको हम आपको रिफंडेबल डिपॉजिट के नाम से कलेक्ट करेंगे। भैया हायर अमाउंट भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है रूल्स के अंदर, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। कोई कंपनी अपना हायर अमाउंट सेट कर रही है तो उसको देखना पड़ेगा। बट 1 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर एक्ट बोलता है, सेक्शन बोलता है 160 के अंदर बोला गया है 1 लाख रुपए का डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। जो भी पर्सन रिटर्न नोटिस दे रहा है वो, जो भी पर्सन यानी कि पर्सन हिमसेल्फ भी हो सकता है और थर्ड पर्सन यानी कि जो मेंबर है जो अप्लाई कर रहा है किसी अदर पर्सन के लिए, उसको भी देना पड़ सकता है। 1 लाख रुपये लिए जाएंगे, बट इन केसेस में 1 लाख रुपये नहीं लिए जाएंगे। देखिए भैया 1 लाख देखिए भैया 1 लाख रुपए कब लिए जा रहे थे? तो हमने बोला अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर के केस में। तो अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर के केस में हमने बात करी एडिशनल की, हमने बात करी ऑल्टरनेट की, हमने बात करी कैजुअल वैकेंसी फिल की गई है वो। तो ये सब जो लोग हैं ये अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर में आते हैं, बराबर है। बट यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर ही तो है। तो क्या उसको भी यहाँ पर हम 1 लाख रुपए का लेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए सेक्शन 149 है भैया, पूरा सबसेक्शन नंबर 4 से लेकर सबसेक्शन नंबर 12 तक पूरी बात की जा रही है उसके बारे में। सारे प्रोविजन वहाँ के फॉलो होंगे। यहाँ पर 1 लाख रुपए आईडी के अपॉइंटमेंट के लिए हमको नहीं चाहिए।
भैया ऐसा कोई भी अपॉइंटमेंट हो रहा है जिसको रिकमेंड किया गया है एनआरसी के थ्रू, या जिन कंपनियों में एनआरसी नहीं है वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनको रिकमेंड कर रही है, एनआरसी जिनको रिकमेंड कर रही है, क्या उस वाले केस में भी हमको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है क्या? तो हमको 1 लाख रुपए की ज़रूरत उस वाले केस में भी नहीं है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन तो ये है कि एनआरसी कौन है सर? एनआरसी है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। तो एनआरसी के लिए भी एक सेक्शन है जो ऑलरेडी हम समझने वाले हैं, जो आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि डायरेक्टर का जो 3rd चैप्टर है वहाँ पर उसको डिस्कस किया जाएगा। तो एनआरसी के उस सेक्शन में जो सेक्शन 178 है, हम समझेंगे कौन सी कंपनी को एनआरसी बनाना ज़रूरी है। तो जिन कंपनियों में एनआरसी है वो रिकमेंड कर रही है तो 1 लाख रुपये मत लेना। जिन कंपनियों में एनआरसी नहीं है और वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, सो वहां भी आप 1 लाख रुपए मत लेना। ठीक है, सो इस बात को हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। तो कुछ एक्सेप्शन है जो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, अब 1 लाख रुपए जो दिए हैं, आपने कहा था रिफंडेबल है, तो रिफंडेबल है तो वो पैसा कब मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि भैया अगर जो पर्सन का नाम प्रपोज किया गया था वो सिलेक्ट हो जाता है एज अ डायरेक्टर, तो हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे। भैया आपने नाम दिया सीजे को, प्रपोज किया और सीजे यहाँ पर डायरेक्टर बन भी गया, वहाँ पर जनरल मीटिंग में उसके साथ में यहाँ पर रिजोल्यूशन पास कर दिया गया है कि यस सीजे हमारा डायरेक्टर बनेगा, तो बहुत अच्छी बात है, आपका पैसा यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। सर कभी कभी क्या होता है कि पैसा रिफंड हम कर रहे थे, आप बन गए तो सर नहीं बन पाए, बट हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, कुछ परसेंटेज से हम रह पाए, या फिर हम बहुत क्लोज थे अपॉइंटमेंट के साथ में, तो क्या उनको भी यहाँ पर ये फ़ायदा दिया जाएगा रिफ़ंड करने का? यस। तो एक्ट बोलता है कि अगर आपके 25% से ज़्यादा टोटल वैलिड वोट आपको मिल जाते हैं, अब वोट्स कैसे मिल रहे हैं? या तो पोल पर मिल रहे हैं या फिर शो ऑफ हैंड्स के थ्रू मिल रहे हैं। तो अगर 25% से ज़्यादा अगर आपको वोट मिल जाते हैं ना, तो भी हम आपको रिफ़ंड कर देंगे, चिंता मत कीजिए। मतलब 1 लाख रुपए लगाए आपने, और आपने कोई यहाँ पर बकवास रिक्वेस्ट नहीं करी थी, पर्सन ऐसा था जिसको 25% से ज़्यादा वोट मिल चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो या तो आप अपॉइंट ही हो गए हैं, या फिर आपको 25% ऑफ वोट्स मिल चुके हैं, तो आपका 1 लाख रुपीज़ का जो डिपॉजिट हमने आपसे लिया था इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 160, वो हम आपको यहाँ पर रिफंड कर देंगे। तो कितनी चीज़ें देख ली यहाँ पर? हमने देख लिया 1 लाख रुपए का डिपॉजिट लेना है, जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होगा, एप्लीकेशन कौन दे सकता है, रिटर्न नोटिस देना है, एप्लीकेशन से मतलब रिटर्न नोटिस है, 14 डेज पहले देना है जनरल मीटिंग के, कंपनी के पास में रिटर्न नोटिस आएगा, उसके साथ में यहाँ पर 1 लाख रुपए का डिपॉजिट भी आएगा। आगे कंपनी 7 दिन के अंदर अंदर और 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग यहाँ पर मेंबर्स को इन्फॉर्म करने वाली है। ठीक है, तो आइए इस पॉइंट को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। डिपॉजिट से रिलेटेड और कुछ है क्या? यस, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है और एक एग्जम्पशन है। क्लैरिफिकेशन क्या है? निधि कंपनी है भैया, निधि कंपनी के लिए 1 लाख रुपए का अमाउंट नहीं है, ठीक है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का अमाउंट है। ओके, अब एक और बात आई यहाँ पर, ये पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ एग्जम्पशन किसके लिए दिया गया है। देखिए एग्जम्पशन का अगर आप ध्यान से देंगे तो पूरे नोट्स की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ आवर नोट्स, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेंटेन द सेम फॉन्ट फॉर आर एग्जाम्शंस। इसमें पता है कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको हमेशा एक विजुअल नॉलेज बिल्कुल मिलता रहेगा कि इस फॉन्ट में हमारे हमेशा एग्जाम्शंस रहते थे। मैं एक और वीडियो यहाँ पर आगे आपको दूंगा समरी नोट्स में, जहाँ पर हम सिर्फ एक टेबल बनाएंगे, जहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज को कौन कौन से एग्जाम्शन यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, सो सेक्शन नंबर 8 एनपीओ कंपनी जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड इन फ्यू केसेस प्राइवेट कंपनी। इन तीनों कंपनीज को बहुत सारे सेक्शंस में एग्जम्पशन मिले हुए हैं, बट सब जगह एक चीज़ कॉमन क्या है? वो एक चीज़ कॉमन ये है कि इन तीनों ही कंपनीज को एग्जम्पशन ओनली एंड ओनली तभी मिलेगा जब सेक्शन 137 और सेक्शन 92, मतलब एनुअल रिटर्न और यहाँ पर फिनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों ही केसेस में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। ये थ्रू आउट द चैप्टर, प्रीवियस वीडियोस में भी आप जाके देख सकते हैं, हमने चाहे सेक्शन 149 पढ़ा हो, चाहे हमने सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट का देखा हो, हमने 152 के इतने सब सेक्शंस देखे हैं, वहाँ पर रीअपॉइंटमेंट का सेक्शन देखा हो, इन सभी जगह हमने क्या देखा है कि अगर एग्जम्पशन दिया जा रहा है तो इन सभी कंपनीज को एग्जम्पशन ओनली एंड ओनली तभी मिलेगा जब यहाँ पर इनका कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा एनुअल रिटर्न में या फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आर सेक्शन 160 में एग्जम्पशन है भैया, किसके लिए है? गवर्नमेंट कंपनी एग्जम्प्ट है,
सेक्शन 8 कंपनी एग्जम्प्ट है और प्राइवेट कंपनी भी एग्जम्प्ट है। ये तीनों कंपनीज एग्जम्पशन के अंदर आती है, बट वही शर्त है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, वो है एनुअल रिटर्न की और फिनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है ना, एग्जम्पशन मैंने आपको पहले क्यों बताया, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के अंदर सेक्शन नंबर 8 कंपनी के पास में एक और रिलीफ है। रिलीफ है मतलब कि यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी को एक और रिलीफ दिया गया है। आइए पहले स्टेटमेंट को हम पूरा पढ़ते हैं। BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी गेट्स टू डिसाइड एज टू वेदर द डिपॉजिट ऑफ 1 लाख इज टू बी फोरफीटेड और रिफंडेड। बस यहीं रुकते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं, फोरफीटेड और रिफंडेड। 1 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो तो सर हमने ऊपर हम पढ़ के आए थे कि वो 100% रिफंड होता ही होता है। 2 केसेस में, अगर आपको अपॉइंट कर लिया गया है या फिर मिनिमम 25% वोट आपको मिल गए हैं तो यस, आपको रिफंड मिल ही जाता है। बट इसका उल्टा मतलब अगर हम निकालें, मीन्स अगर आप अपॉइंट नहीं हुए हो और 25% भी आपने सिक्योर नहीं किया है तो हम आपको 100% रिफंड नहीं देने वाले हैं। मतलब 100% से यहाँ पर है श्योरिटी है कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, बट सेक्शन नंबर 8 कंपनी ना दे सकती है अगर उसकी इच्छा हो तो। क्यों, ये पावर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो सेक्शन 8 कंपनी के हैं, उनके पास में ये पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि 1 लाख रुपए का जो डिपॉजिट है वो फोरफीट करना है यानी कि नहीं देना है या फिर रिफंड करना है इफ़ द पर्सन प्रपोज्ड एज डायरेक्टर फेल्स टू सिक्योर मोर देन 25% ऑफ द वैलिड नोट। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर बोला गया कि सेक्शन 8 कंपनी है, CJ को यहाँ पर अपॉइंट करने के लिए प्रपोज किया गया था, CJ को 21% ही यहाँ पर फेवर में वोट्स मिले हैं। 1 लाख रुपए का डिपॉजिट यहाँ पर मैंने दिया था और यहाँ पर मुझे सेक्शन के हिसाब से 1 लाख रुपए का डिपॉजिट नहीं मिलेगा रिफंड, क्योंकि 25% से कम मैंने सिक्योर किया है। बट क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी है, यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिसाइड कर सकते हैं कि येस वी नो 25% से नीचे है, बट तो भी हम उसको रिफंड देना चाहते हैं, तो क्या वो दे सकते हैं 1 लाख रुपये? बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, सो ये रिलीफ है, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। एग्जम्पशन हमने डिस्कस कर लिया है, क्लैरिफिकेशन देख लिया है, रिफंड का क्या होगा वो देख लिया है। कमिंग बैक टू आर ओरिजिनल फ्लो ऑफ द सेक्शन, देखिए ये 3 ब्लॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तीनों ब्लॉक्स में सबसे लास्ट में जाएंगे, 14 दिन का नोटिस जा रहा है, डिपॉजिट कंपनी के पास में आ रहा है, कंपनी के पास में 7 दिन थे, डिसाइड कर लिया, जनरल मीटिंग में 7 डेज बचे हुए थे, कंपनी ने मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है। अब यहाँ पर स्टार मार्क आपको दिख रहा होगा, स्टार मार्क के नीचे आपको दिख रहा होगा मेथड, कि जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यस, इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। तो आइए लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जहां पर ये सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा, सेक्शन 160। पॉइंट ये है कि मेथड क्या है, मींस कंपनी सभी शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स को जो जनरल मीटिंग में आने वाले हैं उन सबको इस कैंडिडेचर के बारे में, मींस कि इस पर्सन को CJ को हम अपॉइंट करने वाले हैं, इसने 1 लाख रुपए हमको दे दिए हैं, इस जनरल मीटिंग में इस अपॉइंटमेंट को रखा जाएगा। इस बात का इन्फॉर्मेशन सभी मेंबर्स को देना होता है। बार बार वर्ड क्या आ रहा है, ऑल मेंबर्स। जिनके पास में इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी कि ईमेल है तो उनको ईमेल के थ्रू कर देंगे, जिनके पास में ईमेल नहीं है उनको राइटिंग में भेज देंगे। ठीक है, और अपनी वेबसाइट पर भी प्लेस कर देंगे ऐसा नोटिस। तो कंपनी के पास में पहला मेथड तो क्या है कि सबको इंडिविजुअली आप सबको इन्फॉर्म करिए। इंडिविजुअली इन्फॉर्म करने के लिए 2 तरीके हैं, जिनके पास ईमेल है ईमेल करिए, जिनके पास में ईमेल नहीं है उनको रिटर्न नोटिस भेजिए, और एट द सेम टाइम एंड लिखा हुआ है बीच में और नहीं है, आपको रिटर्न नोटिस के साथ में आपको एक नोटिस आपकी वेबसाइट पर भी अपलोड करना पड़ेगा अगर आपकी वेबसाइट है तो। बट एट द सेम टाइम एक सेकेंड मेथड भी उन्होंने दिया है कि अगर आप एक बड़ा एडवर्टीजमेंट कर देते हैं तो फिर आपको ये इंडिविजुअली एक एक पर्सन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, हज़ारों लाखों मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, एक एक को यहाँ पर ईमेल करने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा, ब्रॉडकास्ट भी करेंगे तो भी क्यों करना है। तो यहाँ पर कंपनीज क्या करती है, एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट सर्व करती है। तो वो पॉइंट ये बोलता है कि आपको इंडिविजुअली नोटिस सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी एडवर्टाइज करती है ऐसे कैंडिडेचर को, कहाँ पे भैया, 2 तरीके के न्यूज़पेपर में आप यहाँ पर
पब्लिश कर दीजिए। एक वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर यानी कि आपकी जो लोकल डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज है उसका जो यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी है, गुजराती तो गुजराती है, गुजराती न्यूज़पेपर चलता है गुजरात में है तो एक वहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये काम करते हैं तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में सेक्शन 160 हमारा यहाँ पर एंड होता है। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ 160 में हमने किया क्या है। 160 में अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट देखा है। अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन 152(7) के साथ हमने यहाँ पर देखी है कि सिर्फ रोटेशन वाले की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, 14 डेज़ का नोटिस जाएगा कंपनी के पास में, कंपनी देगी 7 डेज़ का नोटिस किसको, सभी मेंबर्स को। कंपनी के पास में यहाँ पर डिपॉजिट दिया जाएगा 1 लाख रुपए का, उससे रिलेटेड हमने प्रोविज़न यहाँ पर देख लिया है। एप्लीकेशन कौन देगा, हिमसेल्फ एंड अदर थर्ड। अब पर्सन नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं मेंबर लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ चुके हैं। मेंबर खुद के लिए दूसरों के लिए दे सकता है, बट एक नॉन मेंबर खुद के लिए दे सकता है बट मेंबर के लिए नहीं दे सकता है। ठीक है, सो ये सारा प्रोविजन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो हमारा यहाँ पर कवर हो चुका है। टाइटल में सेक्शन 160 और 161 दोनों डिस्कस करने वाले थे, राइट। तो आइए ऊपर आइए, हमारे टाइटल में 160 ये सेक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इसको स्टार मार्क यहाँ पर कर देते हैं। अब अदर काइंड में फर्स्ट काइंड तो हमारा कंप्लीट हो गया है, सेकंड काइंड के लिए हमको 161 के पास आना पड़ेगा। तो आइए 161 को यहाँ पर शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी से रिलेटेड क्या प्रोविजन है। लेट्स सी। अब दोस्तों, भाइयों बहनों, हमारे पास में टॉपिक बचा है जो स्टार्ट होने वाला है, वो है हमारा सेक्शन 161। सो ऑलरेडी हमको हेडिंग में 160 और 161 ये दोनों हमें डिस्कस करने थे, जिसमें से 160 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 161 हमको अब यहाँ पर डिस्कस करना है। 160, 161 को दोनों को अदर काइंड्स ऑफ अपॉइंटमेंट में हमने कवर किया था। 160 को हमने कवर किया था अदर काइंड में, क्यों? क्योंकि ये अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर को जब अपॉइंट किया जाता है तो वो कहानी ऑलरेडी देख ली है। आइए चालू करते हैं 161 को। 161 में हमारे पास में क्या क्या था भैया? तो सर आपने हमको बोला था कि हमारे पास में बहुत सारे, यानी कि 4 टोटल, क्या है 4। चलिए आपको बताता हूँ, समराइज़ करता हूँ। 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे 4 सब सेक्शन से हमारे पास में जो सेक्शन 161 के अंदर हमको स्टडी करना है। ठीक है, सो आप ध्यान दीजिएगा मैं जो यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, एडिशनल, ऑल्टरनेट, ठीक है, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा अभी जो लिखने वाला हूँ, CV एंड नॉमिनी। ठीक है, इस तरीके से टोटल 4 चीज़ें हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है, बट हम इसको थोड़ा सा अलग ढंग से करेंगे। जो सबसे इजी है वो है नॉमिनी डायरेक्टर का पार्ट। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर हम कुछ पिछले वीडियो में भी देख के आए हैं, जहाँ पर हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को समझा था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जब हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया था तो हमने बाइफिकेट किया था कि कैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एक नॉमिनी डायरेक्टर दोनों अलग अलग होते हैं, राइट। नॉमिनी डायरेक्टर और ID में डिफरेंस देखा था, वहाँ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो भी यहाँ पर छोटा सा पार्ट है, हम कवर करेंगे। सो क्लियरली आप समझ चुके होंगे फोकस पॉइंट्स कौन से हैं, 1, 2 एंड 4। ठीक है, अब जरा नीचे आइए। सबसे पहले आप पढ़िए कि यहाँ पर हेडिंग क्या लिखी हुई है, अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड। अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड मतलब क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर सेक्शन 161 में हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग में यहाँ पर अपॉइंटमेंट करते हैं। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम सेक्शन 152 सबसेक्शन नंबर 7 की बात करें तो वहाँ पर हम एक बात करके आए थे कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे ही डायरेक्टर्स यहाँ पर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, ऐसा माना जाता है। माना क्या जाता है? होते ही हैं। ठीक है, बट वहाँ पर हमने एक्सेप्शन देखा था कि जब हमको यहाँ पर लॉ अलग से स्पेसिफिकली बोलता है, क्योंकि अनलेस स्पेसिफाइड वर्ड्स वहाँ पर ऐड किए गए थे, तो वहाँ पर हमको बोर्ड मीटिंग के पास जाना पड़ेगा, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में जाना पड़ेगा, राइट। तो एक्सेप्शन में हमने सेक्शन 161 को ही देखा था और आइए हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, सो 161 में जो भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं बहुत, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर अपॉइंटमेंट करेंगे। तो चाहे एडिशनल का यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जा रहा हो, चाहे यहाँ पर ऑल्टरनेट का अपॉइंटमेंट किया जा रहा हो, चाहे यहाँ पर कैजुअल वैकेंसी फिल की जा रही हो,
ठीक है, ये सब कौन कर रहा है? बोर्ड कर रहा है। नॉमिनी डायरेक्टर को चाहे यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा हो तो कौन कर रहा है उनको? यस, यहाँ पर कर रही है बोर्ड, और बोर्ड से मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब मीटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, और जब शेयर होल्डर्स बैठते हैं तो उसको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। ठीक है, सो अब इसको याद करने का कुछ सिंपल सा तरीका मैंने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, सो यहाँ पर हम जो फ्लो लेने वाले हैं वो है 1, 4 और 2। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए AFA, हम यहाँ पर ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, AFA। ठीक है, क्यों भैया, ऐसा क्यों? देखिए, जब आप बात करेंगे सबसे पहले एडिशनल की तो प्लस का निशान बनाएंगे आप, फिर जैसे आपको बात करनी है ऑल्टरनेट तो एक चांस स्किप करिए और यहाँ पर ऑल्टरनेट, एक चांस स्किप करिए और ये ऑल्टरनेट। ठीक है, और बीच में क्या हुआ? वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो वो हो गई हमारी कैजुअल वैकेंसी, जिसे हम F से याद करते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे जो बात लिखी गई है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल यस, नो एंड यस, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? टिक, क्रॉस और टिक, तो ये भी आपका मैच हो रहा है आपके फ्लो से, 1, 4, 2, टिक, क्रॉस, टिक, और साथ में हमने क्या लिखा? प्लस CV, और ये जो हमने सिंबॉलिक चीज़ बनाई यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 1 बोलता है, तो देखिए कुछ नहीं, एक हमने यहाँ पर पिक्टोरियल तरीके से आपको याद करवाने की कोशिश करी है कि सबसेक्शन नंबर बात करेगा एडिशनल के बारे में, सबसेक्शन नंबर 2 बात करता है ऑल्टरनेट जो स्किप किया जाता है, बीच में जो बचता है वो कैजुअल वैकेंसी होती है, 4 के अंदर बात की गई है। ठीक है, थर्ड जो हमारा बचा है वो नॉमिनी है, ऑब्वियसली वो नॉमिनी के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। ठीक है, आर्टिकल्स में स्पेसिफिक पावर्स चाहिए रहती है। सर आपने बोला कि ये जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो पूरा अपॉइंटमेंट बोर्ड कर रहा है, तो बोर्ड को क्या पावर चाहिए रहती है क्या? तो देखिए स्पेसिफिक पावर आर्टिकल्स में चाहिए रहती है, किसी किसी जगह तो आर्टिकल्स की स्पेसिफिक पावर हमको चाहिए, वो कहाँ है? 1 में और 2 में। मीन्स जब आप एडिशनल और ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको यस यहाँ पर ये स्पेसिफिक पावर इन आर्टिकल्स चाहिए रहेगा, बट जब आप कैजुअल वैकेंसी फिल कर रहे हैं उसके लिए एक्सप्रेस यहाँ पर आर्टिकल्स में पावर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई नो बहुत सारा नॉलेज स्टार्टिंग में आपको दे दिया है, आपको यहाँ पर सिंक इन नहीं हो रहा होगा, इसलिए हम 1 बाय 1 यहाँ पर अब एक एक सब सेक्शन का खुलासा करने वाले हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ आपको समझना है सेक्शन 161 सिर्फ यहाँ पर अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड की बात करता है। यहाँ पर टोटल 4 तरीके के हम अपॉइंटमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, ये चारों अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला होगा हमारा एडिशनल, फिर स्किप करके होगा ऑल्टरनेट, और फिर बीच में आएगा CV जिसे हम बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। आइए अब एक सबसे बेसिक रूल समझते हैं, उस रूल का क्या नाम है और वो क्या है, आइए देखिए। तो ध्यान से सुनिए कि ये रूल क्या है, बेसिक रूल। अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड यहाँ पर। ओके, सो इन्होंने बेसिक रूल क्या बनाया है? इन्होंने बोला है कि सर जब आपने बोला था सेक्शन 152 सबसेक्शन नंबर 7 में कि बाय डिफ़ॉल्ट जनरल मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, तो जो शेयर होल्डर्स की नज़रों में नहीं उठ पाया वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नज़रों में कैसे उठेगा भैया? तो जिन लोगों के लिए शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया है उनको बोर्ड कैसे मना कर सकती है या हाँ कर सकती है? मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में यहाँ पर कैसे जा सकते हैं? तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर लॉ और एक्ट ने ये रूल निकाला कि भैया जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होने के काबिल नहीं है, उसकी औकात नहीं है, वो एक एडिशनल या वो एक ऑल्टरनेट या वो कैजुअल वैकेंसी फिल करने के कैसे काम आएगा भैया? या वो नॉमिनी डायरेक्टर कैसे बनेगा भैया? नहीं बन पाएगा ना। तो पहले तो आपके अंदर औकात होनी चाहिए। वो औकात क्या है? ये रूल बोलता है। वो रूल क्या बोलता है कि अगर आप जनरल मीटिंग के काबिल नहीं हो तो फिर तो आप काबिल हो ही नहीं, आप ऋतिक रोशन नहीं बन पाओगे। ठीक है, सो ये हो गई सिंपल सी बात, ये बेसिक रूल है। इसका मतलब क्या है? आगे पढ़ लीजिए। मीन्स एनी पर्सन discarded as general meeting by the shareholders cannot get appointed by the board of directors through back door entry। यार यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोस्त निकला कोई अंदर, उस बंदे ने बोला एक काम कर, शेयर होल्डर्स ने तो यहाँ पर अप्रूव नहीं किया है, तू आ जा, मैं तुझे बोर्ड मीटिंग में यहाँ पर अप्रूवल ले लूँगा, सब अपने ही लोग बैठे हैं। नॉट पॉसिबल ब्रो, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, सो बैकडोर एंट्री आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए इस बेसिक रूल को ना सब जगह अप्लाई कर लेना बॉस। चाहे यहाँ पर बात चल रही हो एडिशनल की, चाहे बात चल रही हो यहाँ पर ऑल्टरनेट की, चाहे कैजुअल वैकेंसी की या फिर नॉमिनी की, जल्दी साथ में इनकी सबसेक्शन लिख दीजिए, आपको रट जाएंगे। 1, 2, 4 एंड 3। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए ना। चलिए आइए फटाफट
एक बेसिक रूल तो हमने समझ लिया, यहाँ पर पूरा सेक्शन क्या चीज़ें कवर कर रहा है वो हमने समझ लिया। तो हम स्टार्ट करते हैं एडिशनल डायरेक्टर को समझना, सब सेक्शन नंबर 1। अब मेरी एक बात समझिए, आपके पास में डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, आपके पास में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? तो आपने बोला सर सेक्शन 149 में जाइए, 3, 2 और 1, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, बराबर है, इतने मिनिमम तो हमको चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितने चाहिए? तो सर मैक्सिमम आपने बोल रखा है 15 चाहिए इसी सेक्शन के हिसाब से। 149 का हम यहाँ पर टोटल कर दें तो 15 ही आता है, बराबर, ऐसे याद किया था हमने। तो 15 हमको मैक्सिमम चाहिए, इससे ज़्यादा अगर चाहिए तो स्पेशल रिजोल्यूशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ ज़रूरी है क्या सभी डायरेक्टर्स यहाँ पर इंटेलिजेंट हो, सभी डायरेक्टर्स यहाँ पर आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, सभी डायरेक्टर्स में जितना नॉलेज आपको चाहिए वो हो ही सही? नहीं, सब अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग महारत होते हैं, ठीक है, सबके पास में अलग अलग नॉलेज होता है। बट व्हाट इफ़ अगर मुझे मेरी पूरी डायरेक्टर की टीम में एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक डायरेक्टर चाहिए, ठीक है, हो सकता है मैंने एक नया ब्रांच खोला हो, एक नया वर्टिकल मैंने बिजनेस का चालू किया, वो वर्टिकल जो मैंने चालू किया मैन्युफैक्चरिंग का, उस मैन्युफैक्चरिंग में कोई एक्सपर्ट नहीं है मेरे पास में, या फिर कोई उस बिज़नेस को समझने वाला बंदा नहीं है, तो मुझे एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए पैनल में जो यहाँ पर एक्सपर्ट हो, इंटेलिजेंट हो, उस बात को समझता हो। बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा 152(7) क्या बोल रहा था कि जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है। ओके ओके ओके, तो जनरल मीटिंग का वेट करूँ मैं अपॉइंट होने का, कि जब जनरल मीटिंग आएगी, जनरल मीटिंग में मैं अपॉइंट करूँगा, तब तक मैं क्या करूँ? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं, भाई साहब ज़्यादा होशियारी मत मारो, यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हम एक काम करते हैं, सेक्शन 161 को यूज़ करते हैं, सब सेक्शन नंबर 1 को यूज़ करते हैं, और एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। एडिशनल डायरेक्टर यानी कि आर्टिकल्स में पावर तो चाहिए चाहिए, हम शुरू में देख के आए हैं, राइट, आर्टिकल्स में हमको पावर चाहिए, बराबर है। सो आर्टिकल्स में तो यहाँ पर पावर हमको चाहिए ही रहेगी। सो आर्टिकल्स में कन्फर द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम। कन्फर द पावर टू हुम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बराबर है। तो ये समझने वाली बात है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में, तो आर्टिकल्स यहाँ पर पावर दे रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में क्या पावर आ गई कि वो एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। तो एक बात तो समझ में आ गई, एट एनी टाइम। एट एनी टाइम मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पर इस एडिशनल डायरेक्टर का पर्पस समझे, तो पर्पस क्या है, ज़रूरत है यार कंपनी को, तो जब भी इन नीड होगी कंपनी, वो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। यस, कब कर सकती है? एट एनी टाइम कर सकती है क्या? यस, बिल्कुल कर सकती है। चलो, तो ये बात हो गई एडिशनल डायरेक्टर कौन है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, कभी भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो आर्टिकल्स की पावर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बात समझने वाली है, क्या सेक्शन 161 का सबसेक्शन नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दे रहा है क्या? नहीं, आर्टिकल्स ये पावर दे रहा है। बात समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर आपको एक्ट में से लाइन उठा के यहाँ पर रखी है, जितने भी नोट्स है जो आपको यहाँ पर दिखेंगे वो सब इसी फ्लो में दिखेंगे, एज इट इज़ वो लाइन्स यहाँ पर हमने ब्रेक डाउन करके रखी है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंटेंट हमने यहाँ पर रखा है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, आप चेहरा मत देखिए, आप सिर्फ आवाज़ सुनिए जो आपको सुनाई दे रही है, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर, ज़रूरत पड़ेगी तो ले आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाएंगे, आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, हाउ दिस अपॉइंटमेंट शैल टेक प्लेस, इस अपॉइंटमेंट को हम कैसे करें भैया? तो एज एन एडिशनल डायरेक्टर इज नॉट ए रिटायरिंग डायरेक्टर। बात समझनी पड़ेगी भैया। अब भी ऊपर सेक्शन 160 देख के आए, बराबर है। 160 रेगुलर अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। यस, रेगुलर अपॉइंटमेंट मतलब कि आप रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं हो अगर, तो आप सेक्शन 160 की शरण में आ जाइए, रेगुलर अपॉइंटमेंट आपकी हो जाएगी। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये जो एडिशनल डायरेक्टर है, क्या ये रिटायरिंग डायरेक्टर है क्या? नो, ये रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो क्या सेक्शन 160 का प्रोसीजर हमको फॉलो करना पड़ेगा? यस, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारी कि सेक्शन 160 का प्रोसीजर आप फॉलो करो। क्वेश्चन, आपने बोला कि हम जनरल मीटिंग का वेट नहीं करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर उन लोगों को, यानी कि उस बंदे को जिसकी ज़रूरत है, उसको एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे। कब तक? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अपने साथ में रख के घर ले जाएंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे, आपने अपॉइंट किया एडिशनल डायरेक्टर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो भैया, बट अब जो अगली मीटिंग होगी ना, कौन सी मीटिंग होगी, जैसे ही नेक्स्ट AGM होगी ना, तो ज़रा हमारे सामने इस बंदे को रखने का,
हम सोचेंगे क्या करना है, इसको वापस से अपॉइंट करना है कि नहीं करना है। तो इन शॉर्ट हम ये बोलना चाह रहे हैं, शेयर होल्डर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो एडिशनल डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया है, इस एडिशनल डायरेक्टर की जो टर्म रहेगी वो नेक्स्ट एजीएम तक ही रहेगी, अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एजीएम ही रहेगी। सर व्हाट इफ आपने एजीएम नहीं करी? अरे तो हमारी गलती है क्या? आपने एजीएम नहीं करी तो लास्ट डेट on which the AGM should have been held whichever is earlier। सिंपल सी बात है, 12 अगस्त को AGM होनी चाहिए थी, तो जो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया उसकी टर्म इस डेट तक है, ठीक है। अगर इस डेट तक भी आपने AGM नहीं करी, हमें उससे मतलब नहीं है, 12 को इस भाई साहब का टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस तो सिंपल सी बात है, एडिशनल आपको समझ में आ गया होगा। एडिशनल क्या होता है, क्यों अपॉइंट किया जाता है, एनी टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए, 160 का प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। कम ऑन, नेक्स्ट सबसेक्शन नंबर 4 जो बात कर रहा है फीलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी के बारे में। बट ये बोलने के पहले मैं आपको ले चलूंगा सबसेक्शन नंबर 2 के पास में। क्यों भैया? क्योंकि दोनों थोड़े से कनेक्टेड है, आपको ईजी रहेंगे समझने में। तो सर आपने पहले 4 क्यों लिखा? क्योंकि भूल गए आप, हमारा सीक्वेंस है 1, 4 और 2 वाला। याद करने के हिसाब से एडिशनल स्किप करा, ये हो गया ऑल्टरनेट, ये हो गया सीवी, बीच में वैकेंसी रखे ना, कैजुअल वैकेंसी, सेक्शन 161 हो गया भैया। तो ये याद करने के हिसाब से मैंने उसी फ्लो में रखा है, ठीक है। आइए, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ऑल्टरनेट मैं था, मैं अभी नहीं हूँ, तो मेरी जगह और कोई है, सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। तो मीनिंग तो मैं आपको बताऊंगा, पर बेसिक की बात कर ले ज़रा। पावर किसके पास में अपॉइंट करने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में है क्या? यस भैया, सेक्शन 161 ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में सब कुछ। ओके। नाउ क्या यहाँ पर आर्टिकल्स का ऑथराइजेशन चाहिए? बिल्कुल भैया, आर्टिकल का ऑथराइजेशन चाहिए। आइए अपने फॉर्मेट में आइए, 1/4/2 आर्टिकल के लिए टिक क्रॉस टिक, यानी कि आर्टिकल एडिशनल में चाहिए, आर्टिकल ऑल्टरनेट में चाहिए, सीवी में क्या चाहिए हमको? क्या नहीं चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर मिलेगी, आर्टिकल्स बोलेंगे तो। बट यहाँ पर ना और लिखा हुआ है, और क्या? बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन जीएम, यानी कि इनका कहना है कि भैया आर्टिकल्स में अगर पावर है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर पावर नहीं है तो आपने अगर एक रिजोल्यूशन पास करके ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर दे रखी है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो इट इज क्लियर दैट द ओरिजिनल डायरेक्टर हिमसेल्फ कैन नॉट अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन हिज प्लेस। तो ये मैंने इतनी पंचायत क्यों करी आपके साथ में यहाँ पर, हु हैज़ द पावर टू अपॉइंट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर? तो मैंने ये इसलिए करी कि पहला क्वेश्चन तो ये था कि कौन यहाँ पर पावर रखता है, तो हमने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर रखते हैं। उनको कहाँ से मिली है? तो उनको आर्टिकल से ये पावर मिली है, ठीक है। आर्टिकल में नहीं हो तो कोई बात नहीं, जनरल मीटिंग के अंदर हमने एक रिजोल्यूशन पास करके ये पावर दी है। बट हाँ, ये बात तो पक्की है कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर है, जिसकी जगह पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर को लाया जा रहा है, तो क्या ये ओरिजिनल डायरेक्टर खुद बोल सकता है क्या? मतलब कि यहाँ पर क्या खुद डायरेक्टर एक बंदा ला के कंपनी को बोल सकता है क्या इसको आप अपॉइंट करो? ना, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। सो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो पावर है ये बोर्ड के पास में है, ये कोई ओरिजिनल डायरेक्टर के पास में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक खुलासा था जो हमने यहाँ पर ही कर दिया है। मैं हर पॉइंट को जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको हाथ साथ में ही क्लियर कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, पावर किसके पास में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में है। आर्टिकल से पावर मिली है या फिर रिजोल्यूशन पास किया है जीएम के अंदर। बट ये बात तो पक्की है कि ओरिजिनल डायरेक्टर के पास में पावर नहीं है कि वो खुद का ऑल्टरनेट डायरेक्टर यहाँ पर अपॉइंट करके जाए। ओके, अगला क्वेश्चन, हु इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर? ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनने की औकात किसकी है? तो सर औकात की अगर आप बात करेंगे, स्टार्टिंग में आपने एक बेसिक रूल बताया कि जो जीएम में डायरेक्टर बन सकता है वो ही यहाँ पर 161 में डायरेक्टर बन सकता है। तो ये बेसिक तो ऑलरेडी हम बाय डिफॉल्ट समझे क्या? यस, वो तो बाय डिफॉल्ट है ही सही। बट अब जरा आप बात समझिए, ऑल्टरनेट डायरेक्टर है कौन? तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो पर्सन है, ठीक है। आइए, ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन पर्सन है? टू एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर, एक दूसरे पर्सन के लिए आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर जैसे एक्ट करोगे। और ये जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो कहाँ गया है? ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। यार सीजे एक डायरेक्टर है
और वो यहाँ पर यूएसए जा रहा है वेकेशन के लिए, और वो यहाँ पर 3 मंथ से ज़्यादा रहने वाला है, मतलब इंडिया में 3 महीने तक वो यहाँ पर नहीं रहेगा। तो भाई साहब का काम कौन संभालेगा? तो कंपनी में इनकी जगह एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा, सिंपल सी बात है। टाइम पीरियड क्या याद रखना है आपको, 3 मंथ्स मिनिमम चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा कोई पर्सन बाहर जाता है, आउट ऑफ इंडिया जाता है, तो उसकी जगह एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। सर 15 दिन के लिए गया तो नहीं, 15 दिन नहीं, 3 महीने से कुछ भी कम होगा तो वो हमको नहीं चाहिए, 3 महीने से हमको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो बात समझ गए हम कि व्हेन, अब ऊपर आइए वापस से, क्वेश्चन क्या था हमारा कि ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन बन पाएगा। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल, सीजे डायरेक्टर है और सीजे का एक ब्रदर है, ठीक है, जिसका नाम है जेजे। अब जेजे भी डायरेक्टर है उस कंपनी में, सीजे भी डायरेक्टर है उस कंपनी में। ठीक है, अब जेजे ने यहाँ पर यूएसए गया तो उसने यहाँ पर मिस्टर के को ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनाया। तो सीजे बोला यार ये सही है यार, तेरा वाला जो के था ना ऑल्टरनेट डायरेक्टर, मैं भी उसी को अपॉइंट कर लेता हूँ, क्या कर सकते हैं क्या ऐसा? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी किसी का ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड करता हो सेम कंपनी के अंदर, सेम कंपनी के अंदर बात कर रहे हैं, सेम कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा बड़ा लिख लीजिए भैया, सेम कंपनी की बात कर रहे हैं। तो जो पर्सन ऑलरेडी यहाँ पर ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड करता है सेम कंपनी के अंदर, या फिर वो खुद डायरेक्टर है, तो सीजे क्या बोलता है मिस्टर ए को कि आप डायरेक्टर हो ना, एक काम करो आप ही मेरा काम संभाल लो और ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन जाओ। नहीं, नॉट पॉसिबल। तो एक ऐसा पर्सन जो कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है या फिर किसी दूसरे पर्सन का ऑलरेडी वो डायरेक्टरशिप होल्ड करता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, क्या वो यहाँ पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है क्या? उन्होंने कहा नहीं बन सकता है। तो कौन एलिजिबल है फिर? तो उन्होंने बोला इनको छोड़ के हर कोई एलिजिबल है। मतलब सर आप सेम कंपनी की बात कर रहे हो, तो अगर हम डिफरेंट कंपनी में जाए तो हम हमारी इस यहाँ पर ABC लिमिटेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा पर्सन है ऑलरेडी जो यहाँ पर XYZ के अंदर डायरेक्टर है, क्या वो मेरा यहाँ पर ऑल्टरनेट बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। कहाँ, मन से बोल रहा हूँ क्या? नहीं, ये लिखा हुआ देख लो, मीन्स अ पर्सन holding directorship in any other company can be considered for the appointment as alternate director। हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं। हम सेम कंपनी की बात कर रहे हैं, सेम कंपनी के अगर आप डायरेक्टर हो, सेम कंपनी में आप ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो, तो हम आपको यहाँ पर फिर से अपॉइंट नहीं कर सकते। आप किसी एक पर्सन के लिए ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकते हो, दूसरे पर्सन के लिए नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट मतलब 3 महीने के लिए कोई बाहर गया है, उसकी जगह एक बंदा लाया है। किसको ला सकते हैं ये समझ लिया, कौन एलिजिबल है ये देख लिया, पावर किसके पास में ये देख लिया, कब अपॉइंट करेंगे ये भी देख लिया। अच्छा अब टर्म देख लो भैया उसकी। तो जाहिर सी बात है यार, जो पर्सन ओरिजिनल डायरेक्टर है, मैं आपकी जगह बैठा हुआ हूँ, तो जब आप आओगे आपकी सीट पर तो मुझे उठना पड़ेगा ना यार। तो भैया आपने लोकल ट्रेन में यहाँ पर सफ़र किया है या फिर आपने कहीं बॉम्बे में अगर सफ़र किया हो तो आपको मालूम है, आपने पूछा भैया किसी से कि क्या आप कहाँ तक जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं तो दूर तक जा रहा हूँ पर आपके पैर दुख रहे हैं, तो एक काम करो आप बैठ जाओ 15 मिनट। ठीक है भैया, 15 मिनट के लिए जगह दे दी, इसका मतलब जगह आपकी हो गई क्या? नहीं, जब ओरिजिनल सीट वाले को बैठना होगा तो आपको जगह खाली करनी पड़ेगी ना। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह आप बैठे हो, वो भैया यूएसए में मज़े कर रहा था और वो यहाँ पर लैंड हो गया, इंडिया में आ गया, तो भैया चुपचाप निकल जाओ, आप आपकी गली से निकल जाओ भैया। तो शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन द परमिसिबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर इन हिज प्लेस ही हैज़ अपॉइंटेड। क्या बोला भैया? देखो 3 सेंटेंस आपको दिखेंगे यहाँ पर, 3 सेंटेंस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो भैया आपको 3 सेंटेंसेस यहाँ पर दिखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला वो बोल रहा है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, मैंने आपको जो पहला सीट वाला एग्जांपल दिया कि जब ओरिजिनल आ जाए तो चुपचाप पतली गली से निकल जाना, तो वो तीसरा पॉइंट है। शैल वेकेट द ऑफिस इफ़ एंड व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया। वो बात तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही सही, बट उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली है। 1 सितंबर को यहाँ पर मैं गया यूएसए, मेरी जगह मिस्टर के को अपॉइंट किया गया। मेरा जो टर्म था वो ख़त्म हो रहा था 2 अक्टूबर को, समझने वाली बात है। ठीक है, और मैं आने वाला कब हूँ? मैं आऊँगा 3 महीने बाद में। ठीक है, तो लेट्स समझिए मैं 15 दिसंबर को आने वाला हूँ। ठीक है, बट मेरे आने से पहले ही मेरा टर्म एक्सपायर हो रहा है, बराबर है। तो मेरा टर्म यहाँ पर 2 अक्टूबर ही तक है। तो ये जो मिस्टर के है
क्या ये 15 तक मेरी जगह पे रहेंगे कि ये सिर्फ 2 को इनको भी जाना पड़ेगा? यार जाहिर सी बात है कि जो ओरिजिनल है अब वो ही नहीं रहा। वो ही नहीं रहा क्यों बोल रहा हूँ मैं? या तो उसकी खुद की टर्म खत्म हो गई है या फिर भाई साहब की डेथ ही हो गई है, वॉट एवर मे बी द रीज़न। ओरिजिनल डायरेक्टर अगर हिला तो आप भी गए, वो अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। बट ओरिजिनल डायरेक्टर की अगर डेथ हो जाती है, उसका ऑफिस खत्म हो जाता है, उसकी टर्म खत्म हो जाती है, आप तब तक ही रह पाएंगे। ठीक है, अब तीनों पॉइंट को एक साथ पढ़िए। पहला पॉइंट, शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन दैट परमिसेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर इन हिज प्लेस ही हैज बीन अपॉइंटेड। यानी कि ओरिजिनल डायरेक्टर को जो परमिसेबल यहाँ पर टेन्योर है उसका, जो 2 अक्टूबर है, तब तक ही आप रह पाएंगे। यस, या फिर हेंस एज सुन एज ओरिजिनल डायरेक्टर सीजेस टू बी डायरेक्टर, आपका भी पीरियड खत्म हो जाएगा। किसका? ऑल्टरनेट डायरेक्टर का। जब ओरिजिनल डायरेक्टर का पीरियड खत्म हुआ, आपका भी खत्म हो गया। इसमें डेथ भी आती है, ठीक है, इसलिए डेथ इंक्लूडेड लिखा हुआ है। एंड तीसरा पॉइंट, shall vacate the office if and when the original director returns to India। सिंपल सी बात है। तो 3 चीज़ है जो आपको टर्म में यहाँ पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर के साथ में समझनी होगी। आइए कुछ अदर पॉइंट्स हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए भैया, अगला पॉइंट ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आइए देखिए, अदर पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पॉइंट मत पढ़िए, पहले मेरी बात सुनिए आप, ठीक है। मैंने बोला कि 2 अक्टूबर को यहाँ पर उसकी टर्म खत्म हो गई, बराबर है। वो आने वाले हैं 15/12 को, आप को अपॉइंट किया गया था 1/9 को, ठीक है। अब इस वाली डेट पर अगर यहाँ पर इस डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट हो जाता है, क्या हो जाता है? रीअपॉइंटमेंट। सर रीअपॉइंटमेंट कैसे हो जाएगा? कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट का रीअपॉइंटमेंट भी चलता है। यस, कैसे? याद है आपको सेक्शन 152 में क्या सबसेक्शन नंबर 7 के साथ में हम रीअपॉइंटमेंट का डीम्ड तरीका भी देख के आए हैं। रोटेशन से यहाँ पर कोई एक डायरेक्टर यहाँ पर रिटायर हो गया तो नेक्स्ट एजीएम में उसको यहाँ पर रीअपॉइंट करना है, तो बात रखी जाती है। अगर एजीएम एडजर्न हो गई तो फिर उसको डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मिल जाता है, एडजर्न में भी अगर आपने अपॉइंट नहीं किया तो, राइट। तो ऐसे केस में बाय डिफ़ॉल्ट उसका ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो गया। तो ये जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो रहा है, ये मिस्टर के का हो रहा है कि मिस्टर सीजे का हो रहा है? आप बोलेंगे सर ये भी कोई पॉइंट हुआ क्या? अरे बच्चों, पॉइंट हुआ। आपको ऑब्वियस लग रहा है क्योंकि मैंने समझाया, एग्जाम में जब आएगा समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट जो हो रहा है ना बच्चों, वो ओरिजिनल डायरेक्टर के ऑफिस का हो रहा है। आप खुद का मत समझ लेना, ठीक है, नॉट टू द ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ज़्यादा कंफर्टेबल मत हो सीट पे। आपको ना 15 मिनट के लिए सीट दी थी। जो बंदा है ना, अगर वो आ गया तो भाग जाना, अगर वो मर गया तो आप तो गए। अगर उसकी टर्म खत्म हो गई और उसका अगर रीअपॉइंटमेंट हो गया ऑटोमेटिक, तो आपका ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो रहा है, ऐसा मत समझ। सो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट अदर पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट भैया, क्या बात चल रही है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो कोई बात नहीं, आपके अंदर डायरेक्टर वाले गुण तो होना ही चाहिए। आपका डिन तो हमको चाहिए रहेगा, बराबर है। आपके ऊपर सेक्शन 153 भी अप्लाई होता है, 154, 155, 156 अप्लाई होता है डिन नंबर के सारे। उसके हिसाब से क्या आपको यहाँ पर 152 सेक्शन में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या? यस, उसके हिसाब से आपको कंसेंट देनी पड़ेगी। सिर्फ आपका नाम बोल दिया, बोर्ड ने आपको सिलेक्ट कर लिया, नहीं 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 नहीं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी अपनी कंसेंट देनी पड़ती है DIR-2 में कंपनी को, और कंपनी को भी आगे रजिस्ट्रार को DIR-12 में यहाँ पर रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बात एक एडिशनल है जो यहाँ पर लोग समझते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर है यार तो कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, कंसेंट की ज़रूरत है। कंसेंट कंपनी को भी दी जाएगी, कंपनी आगे रजिस्ट्रार को भी देगा, बात खत्म है, ठीक है। ओके, नाउ ऑल्टरनेट डायरेक्टर अगर किसी ID के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, तो भाई साहब वो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है ना, उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। एट्रीब्यूट मतलब मैं कोई उसके नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर सेक्शन की। और वो सेक्शन पता है कौन सा है? 149 सबसेक्शन नंबर 6, जहाँ पर हमने यहाँ पर कंडीशंस देखी है कि एक पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब बन सकता है। वो कंडीशंस है, अगर आपको याद आ रही हो तो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है, 2% वाली है, 10% ऑफ टोटल इनकम वाली है, वो सब चीज़ें याद रखना। नहीं याद आ रहा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वीडियो देखो जाके ऊपर, ठीक है ना। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किया जा रहा है तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए एज एन ID अपॉइंट करने के लिए। ओके, सो ये अदर पॉइंट्स भी यहाँ पर हमारे कवर होते हैं और हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। किसको? हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी। सो ऑल्टरनेट डायरेक्टर हमारा हो गया है डन, ठीक है।
एडिशनल हो गया है, डन। ये दोनों कंप्लीट कर दिया हमने। क्या हम यहाँ पर कैजुअल वैकेंसी की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर एक छोटा सा नॉमिनी डायरेक्टर बचा हुआ है, क्या उसको भी खत्म कर दे, फिर कैजुअल वैकेंसी को आराम से देखेंगे। आइए, चलो भैया, नॉमिनी डायरेक्टर नाम से क्या समझ में आ रहा है? नॉमिनी है यार, ऊपर पहले भी देख के आए थे और अभी इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा समझाने वाला हूँ, बहुत ही डायरेक्टली पॉइंट पे आने वाले हैं। नॉमिनी, आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, आप नॉमिनी का फॉर्म भरते हैं, आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, आप नॉमिनी का नाम भरते हैं। मीन्स अगर आप नहीं रहे तो किसके पास में पैसा जाएगा? तो नॉमिनी के पास में जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से, उसी मीनिंग में यहाँ पर नॉमिनी है। भैया यहाँ पर भी क्या आर्टिकल्स की परमिशन चाहिए रहेगी क्या? यस सर, आप तो शुरू से 1, 4, 2 कर रहे हैं, आप 3 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप 3 की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अलग से टॉपिक है छोटा सा, आपको याद रहेगा। बट क्या यहाँ पर भी आर्टिकल की परमिशन चाहिए क्या? यस बिल्कुल चाहिए भैया, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड क्या करेगी? अच्छा, बोर्ड यस, सेक्शन 161 है बॉस। 161 तो शुरुआत से ही यहाँ पर सारा अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? बोर्ड कर रहा है। पावर्स आर्टिकल्स की चाहिए क्या? पूरे सेक्शन 161 में, पूरे सेक्शन में चाहिए एक्सेप्ट सब सेक्शन नंबर 4, क्योंकि सीवी के लिए यहाँ पर हम आगे देखेंगे एक्सप्रेस पावर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आर्टिकल्स और बोर्ड चाहे तो किसी भी पर्सन को, किसी पर्सन को मतलब सर एरे गेरे नथु गेरे को अपॉइंट कर लेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, हमें यहाँ पर जीएम में जो अपॉइंट हो सके, बेसिक रूल तो याद ही रखना। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, शुरुआत में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिए मैंने। तो एनी पर्सन को डायरेक्टर बना सकती है, नॉमिनेट कर सकती है। भैया यहाँ पर बोर्ड अपॉइंट कर रही है, हाँ बोर्ड अपॉइंट कर सकती है नॉमिनी को। बट नॉमिनी का हकीकत में काम क्या है मालूम है? नॉमिनी एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर किसी एग्रीमेंट की वजह से नॉमिनी डायरेक्टर आपके बोर्ड में आता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करती है आपके बोर्ड पर। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है? अब जरा देखो नॉमिनी डायरेक्टर क्यों आता है। भैया आपकी कंपनी ने अगर कोई यहाँ पर लेट्स से फिनेंशियल असिस्टेंस ले रखा है किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एफआई से, तो वो एफआई क्या करती है पता है? अगर उस एफआई की इच्छा हो तो खुद के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए वो क्या करता है, वो एफआई फिनेंशियल असिस्टेंस जिसने दिया है कंपनी को, वो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव छोड़ देता है टिल द अमाउंट इज रीपेड। मीन्स यहाँ पर ही इज अपॉइंटेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू विच ही बिलोंग्स। भैया एसबीआई बोलेगी कि आपने हमसे इतना बड़ा वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है, हम चाहते हैं कि नॉमिनी डायरेक्टर हमारी तरफ से हो, एग्जाम्पल की बात है, तो भैया वो होगा। ठीक है, तो वो कब तक रहेगा? जब तक कि लोन का अमाउंट रीपे नहीं हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो उसका काम क्या है भैया? ही इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट्स आर रिलीजियसली कंप्लाइड विथ ऑल द टाइम बाय द कंपनी कंसर्न्ड विच हैज़ बिन ग्रांटेड टू फाइनेंशियल असिस्टेंस। आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया हमने, तो उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप फॉलो करो, बस ये खुशी की बात रहेगी। इसी के लिए हम उस बंदे को आपके पास में छोड़ रहे हैं, आप बोर्ड पे रख रहे हैं। ठीक है, तो क्लियरली ये बात तो समझ में आ गई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे तो क्या शेयर होल्डर इंटरफेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अरे यार कोई कंपनी है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है, अगर वो चाहती है तो क्या वो भी यहाँ पर नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है? कर सकती है। जब वो करेगी तो क्या बोर्ड बीच में इंटरफेयर कर सकता है? नहीं कर सकता है। द बोर्ड शेल हैव टू फॉलो द सूट विदाउट एनी हिंड्रेंस ऑन इट्स पार्ट। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी। ये नॉमिनी डायरेक्टर यहाँ पर खत्म होता है। नॉमिनी के लिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? बोर्ड, आर्टिकल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, बोर्ड और आर्टिकल, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, नॉमिनी डायरेक्टर वहाँ पर रहेगा। हाँ, इंस्टीट्यूट चाहेगा तो ही अपॉइंट किया जाएगा, कभी कभी इंस्टीट्यूट नहीं चाह रहा है बट कंपनी को ऐसा लग रहा है तो कंपनी के बोर्ड वाले ही अपॉइंट कर देंगे नॉमिनी डायरेक्टर को। नॉमिनी डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट ही होता है नेचर से, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल गड़बड़ मत करिएगा। नॉमिनी डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होता है नेचर से, पर क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है क्या? नहीं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। सेक्शन 149 हम देख के आए हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यहाँ पर अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है, बट नॉमिनी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट क्या मैंडेटरी है क्या? नहीं, मैंडेटरी नहीं है भैया, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा नॉमिनी भी डन हो गया। अब आइए हमारा सबसेक्शन नंबर 4 बचा हुआ है जो बीच में हमने छोड़ा था।
कैजुअल वैकेंसी भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए इसका यहाँ पर प्रोविज़न डिस्कस करते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या बताने वाला हूँ, उसके बाद में आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एक बहुत ही अच्छी सी देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ पढ़ने मत लग जाए इसी को, ठीक है। तो ये हमारी एक समरी टेबल आने वाली है लास्ट में, जो हमने यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी कैजुअल वैकेंसी को आप आइए समझिए, फिर आपको समरी टेबल बहुत अच्छे से आपको याद होगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसेक्शन नंबर 4, लास्ट सबसेक्शन ऑफ सेक्शन नंबर 161। 160 तो ऑलरेडी हो चुका है, जैसे ही सबसेक्शन खत्म होगा हमारा ये पूरा वीडियो भी खत्म हो जाएगा। लेट्स डिस्कस कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल मतलब क्या है सर, हम कैजुअल रिलेशनशिप में हैं। कैजुअल वर्ड तो आपने बहुत सुन रखा होगा, वैसा ही मीनिंग है कैजुअल, नो शट अप, वो मतलब यहाँ पर नहीं है। आइए, द टर्म कैजुअल मीन्स अ सडन हैपनिंग, that is something which happened by chance or unexpectedly or unforeseen but not by a flux of time। यार हम समय बीतता गया उसकी वजह से काम हो गया, ऐसा नहीं है भैया। हम कैजुअल बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर प्लान्ड नहीं था, बराबर है, वो कैजुअल बोला जाता है। सडन हैपनिंग यहाँ पर हो गई। मुझे एक बात बताओ, एक बात आप नॉर्मली बताइए मुझको कि एक पर्सन था, उसका 5 साल का टेन्योर था और वो 5 साल खत्म हो गए और पर्सन रिटायर हो गया, क्या ये कैजुअल हुआ? क्या कैजुअल नहीं हुआ ना यार, ये सडन हैपनिंग थी क्या? नहीं। ये ऐसी कोई चीज़ है जो बाय चांस हो गई और अनएक्सपेक्टेड थी? नहीं भैया, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसका रिटायरमेंट हो गया, वो निकल गया वहाँ से, उसका टर्म जितने साल का था उसने, वो डायरेक्टर ने वो कंप्लीट किया और वो निकल गया, उतना टर्म उसने अपना यहाँ पर बिता दिया, सिंपल सी बात है ना। तो कैजुअल मतलब क्या है? कैजुअल एक सडन हैपनिंग है जो हैपन बाय चांस है और अनएक्सपेक्टेड है। इट क्लियरली मीन्स दैट कैजुअल वैकेंसी मीन्स व्हेन द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड इन द जीएम इज वेकेटेड। वेट, मैं इसको रब करूंगा क्योंकि थोड़ा पीछे जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर आगे निकल चुका है। पहली बात तो आपने बोला कि कैजुअल वैकेंसी होता है सडन, ठीक है, हम समझ गए, सडन होता है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा आपने बोला अनएक्सपेक्टेड होता है, हम ये भी समझ गए, ठीक है। तीसरा मतलब आपने बोला कि कोई भी डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर भैया? जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया हो, अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग इज वेकेटेड। मीन्स आप सिर्फ उसी डायरेक्टर की बात कर रहे हो जिसका जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट हुआ था और अब उसका जो ऑफिस है, यानी कि उसका जो टर्म है वो एक्सपायर हो गया है। समझ में आया कुछ? नॉर्मल कोर्स में एक्सपायर नहीं हुआ है। 5 साल का टर्म था, मिश्रा जी 5 साल तक रहे और उन्हें, उनका जैसे ही टर्म आया उनका रिटायरमेंट हो गया, बस वो घर चले गए। तो ये तो वही नॉर्मल कोर्स हो गया ना। बट अगर किसी डायरेक्टर का जो जनरल मीटिंग में जिसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, उसका टर्म एक्सपायर हो जाए पहले ही, बिफोर लिखा है, बिफोर मीन्स उनका टर्म अभी खत्म हुआ ही नहीं था, बट उससे पहले ही उनका यहाँ पर टर्म एक्सपायर हो गया, तो वो नॉर्मल कोर्स का तो काम है नहीं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। इसका क्लियरली यहाँ पर क्या मतलब है? दिस इज नॉट द वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर का क्या यहाँ पर जाने से कैजुअल वैकेंसी होती है? नहीं होती है, इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर से कैजुअल वैकेंसी नहीं होती है ना। जनरल मीटिंग में जो डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था उसके टर्म के पहले ही अगर वो चले जाए तो वो कैजुअल वैकेंसी होती है। तो हमें क्या पॉइंट याद रखना है कि जनरल मीटिंग वाले डायरेक्टर की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इस पॉइंट को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा अभी ना। तो ये बात तो पक्की हो गई कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म वो आदमी चले गया है। तो मतलब कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं? फैक्टर्स लाइक अकरेंस ऑफ डेथ, अट्रैक्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, टेंडरिंग ऑफ रेजिग्नेशन, रिमूवल कॉजेज कैजुअल वैकेंसी। भैया आपको निकाल दिया गया, ठीक है, निकाल दिया भैया, आपको रिमूव कर दिया गया, आपको रिज़ाइन करना पड़ा, आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, आपकी डेथ हो गई है। कुछ ये ऐसे रीजंस है जो सडन होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो हैपन्ड बाय चांस है। आपकी टर्म की नॉर्मल तरीके से जो एंड होनी थी उसके पहले ही आप जा चुके हैं, उसे हम कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। आइए पॉइंट पर, कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल कर सकता है? भैया सिंपल सी बात है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे ना, क्योंकि सेक्शन 161 में पावर किसके पास में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में है। बट यहाँ पर एक अच्छा कैच है दोस्तों,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कैजुअल वैकेंसी को फिल तो कर देंगे। क्यों भैया? वो इसलिए फिल कर रहे हैं यार, एक आदमी चले गया है, उसको निकाल दिया गया है, तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बहुत सारा बोझा है। किस चीज़ का बोझा है? बोझा मतलब बर्डन है यार। सेक्शन 149 का बर्डन है मिनिमम वाला, उनको मिनिमम डायरेक्टर्स को यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है, बराबर है। तो एक पर्सन चले गया या उसको रिमूव करना है, ठीक है, या वो रिज़ाइन कर रहा है, तो उसके बदले हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। तो कैजुअल वैकेंसी जो हो रही है, ठीक है, तो वो बोल सकते हैं कि हमें काम करेंगे, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल आप कर सकते हो, एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर कैजुअल वैकेंसी हो गई भैया, डेथ हो गई बंदे की एकदम ही, तो अब क्या करोगे? अब तो एडिशनल नहीं कर सकते ना, आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई तो उसको फिल कर दोगे, ठीक है, आपने फिल कर दिया। यहाँ पर शेयर होल्डर्स क्या पागल बैठे हैं? वो बोल रहे हैं हमने पैसा दिया है, पैसा लगाया है कंपनी के अंदर, आपने अपॉइंट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, जो अगली एजीएम होने वाली है ना, उस एजीएम में हमसे भी अप्रूवल लो, ठीक है। अगर हम अप्रूवल दे देते हैं तो फिर बात पक्की भैया, वो आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसा कहना है कि भैया इसका नाम ही क्या है? कैजुअल वैकेंसी है। वैकेंसी हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको फिल कर दी और अगले जीएम में उसने क्या कर लिया? उनसे अप्रूवल वहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि भैया पावर किसके पास में है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में है, प्लस नेक्स्ट जीएम के अंदर अप्रूवल चाहिए सभी मेंबर्स का, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर कवर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर कवर हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। फाइनली बात बताइए भैया, टर्म तो हमको समझ में आई गई ना यार। भैया any person so appointed shall hold office only up to the date up to which the director in whose place he is appointed would have been held office if it had not been vacated। यार सिंपल सी बात है कि सीजे यहाँ पर सडन तरीके से डिसक्वालीफाई हो गए या इंसॉल्वेंट हो गए, समझिएगा। 31 अक्टूबर तक उनकी टर्म थी, बट अब वो हमारे यहाँ पर कंपनी में हमारे साथ में नहीं है। इनकी जगह कैजुअल वैकेंसी जो हुई है तो नए बंदे को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, बराबर है। तो जो नया बंदा आया है कैजुअल वैकेंसी में वो कब तक रहेगा? तो जाहिर सी बात है कि भैया जो ओरिजिनल यहाँ पर बंदा था, एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट to which the director in whose place he is appointed would have held office if it had not been vacated। अगर वो जगह खाली नहीं हुई होती तो वो जगह जब तक के लिए थी तब तक आप रहोगे, सिंपल सी बात है। सर आप ये बोल सकते हो कि बोर्ड मीटिंग में आपने डाला और अगले एजीएम तक हम उसको यहाँ पर देख रहे हैं, बराबर है। तो ये तो प्रोसीजरल बात है कि बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया और नेक्स्ट हमको जनरल मीटिंग के अंदर हमको यहाँ पर मेंबर्स का भी अप्रूवल चाहिए रहेगा। बट उसकी टर्म आगे कब तक रहेगी? तो टर्म तब तक रहेगी जब तक ओरिजिनल उस बंदे की टर्म थी तब तक रहेगी। वो जो बंदा है जिसकी प्लेस पर आपको अपॉइंट किया गया है, उस बंदे का, उस डायरेक्टर का जो ओरिजिनल टेन्योर था वही टेन्योर आपका भी रहने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो कैजुअल वैकेंसी क्या होती है उसका मीनिंग हमने देख लिया है, किसके पास में पावर है वो हमने देख लिया है, उसका टर्म क्या रहेगी वो हमने देख लिया है। अब अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4, टोटल ये 4 पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं एंड द लास्ट इज 5th। ये टोटल 5 पॉइंट हमको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। जो एक बात समझिए, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से पूरा सेक्शन है तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। अब देखिए बहुत ही अजीब गरीब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ एक ये पहला पॉइंट है भैया, इनका कहना है क्वेश्चन पेपर में अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है ऐसा तो आपको ध्यान से समझना होगा कि एक पर्सन को अपॉइंट किया गया, ठीक है, उस डायरेक्टर को इलेक्ट किया गया और वो डायरेक्टर है उन्होंने ऑफिस को ज्वाइन किया ही नहीं, अपॉइंटमेंट कर दी भैया जनरल मीटिंग के अंदर। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारी कैजुअल वैकेंसी की कि जनरल मीटिंग वाला बंदा जाना चाहिए। तो क्या जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट थी क्या? यस बिल्कुल थी। अब वो बंदे को हमने अपॉइंट किया और वो आया ही नहीं, अज्यूम ही नहीं किया उसने ऑफिस, तो क्या इसको हम कैजुअल वैकेंसी बोलेंगे क्या? तो उनका कहना है कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे। क्यों भैया? भैया वैकेंसी उसे कहते हैं कि जगह थी, कोई बंदा उस पोस्ट पे था, वो चले गया तो वैकेंसी हुई है। भैया जिसने यहाँ पर कोई अजम्पशन ही नहीं था,
मीन्स कि कोई ऑफिस को उसने अज्यूम ही नहीं किया था, तो खाली करने की बात ही कैसे आती है यार। भैया मैं रेंट पे घर लेने गया, मैंने घर देखा, मैंने ब्रोकर को बोला मुझे पसंद नहीं आया है, ठीक है, मैं इस घर को खाली कर रहा हूँ। तो ब्रोकर क्या बोलेगा, अरे लिया कहाँ आपने, आप रहते थोड़ी थे जो खाली कर रहे हो। नहीं नहीं मैं तो खाली कर रहा हूँ। अरे खाली कैसे करोगे, आपने खरीदा ही नहीं, आप रह ही नहीं रहे थे। इसका मतलब आपने ऑफिस ज्वाइन ही नहीं किया, तो ठीक है हम उसको कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर किया। नाउ शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, सर आपने जब से 1, 4 और 2 का हमको फंडा बुलाया है, आर्टिकल्स में आपने टिक, क्रॉस और टिक किया है, यानी कि यहाँ पर आर्टिकल्स क्या नेसेसरी नहीं है क्या। तो आइए पढ़िए सेक्शन 161 सबसेक्शन नंबर 4, यानी कि हम बात कर रहे हैं कैजुअल वैकेंसी की। डज नॉट रिक्वायर दैट आर्टिकल्स शुड एक्सप्रेसली एम्पावर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। इनका कहना है कि अगर आर्टिकल में नहीं भी दी गई है ये पावर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, कैजुअल वैकेंसी आप फिल कर सकते हो। क्योंकि एनीवे पता है किस चीज़ का कैप लगा हुआ है, जनरल मीटिंग का शेयर होल्डर्स का कैप यहाँ पर लगा हुआ है। कैसे भैया, देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, शेयर होल्डर्स ने किसी को अपॉइंट किया, बाद में शेयर होल्डर्स तक ही कहानी एंड होनी चाहिए। शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया, वो बंदा चले गया, तो बोर्ड मीटिंग के अंदर वापस उसको अपॉइंट कर लिया गया और वापस से शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया गया, तो ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल्स में एक्सप्रेसली ये पावर नहीं भी दी गई है तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उन्होंने क्या बोला है कि जो ये सब्सिक्वेंट अप्रूवल है ना बॉस, जनरल मीटिंग का subsequent approval of such filling of vacancy by members in the immediate next general meeting is a must। वो तो हमको चाहिए रहेगा, क्योंकि हमारी कैप है ना वही यही है, हमारी स्टोरी जहाँ से शुरू होती है वहीं पर एंड होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल तो नेसेसरी नहीं है, बट जनरल मीटिंग का यहाँ पर जो अप्रूवल है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट इमीडिएट जनरल मीटिंग का जो अप्रूवल है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 2 पॉइंट कवर हो गए। आइए तीसरा पॉइंट, हेडिंग पढ़िए ज़रा, सीवी आफ्टर सीवी। ये क्या होता है यार, कैजुअल वैकेंसी आफ्टर कैजुअल वैकेंसी पॉसिबल है क्या। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, आप थोड़ा समझ ही गए होंगे। एक बंदा गया, उसकी जगह कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई, तो मिस्टर 1 को अपॉइंट किया, मिस्टर 1 भी छोड़ के चले गए, तो वापस कैजुअल वैकेंसी होगी कि नहीं होगी ये पूछा जा रहा है। बात आई समझ में कि कैजुअल वैकेंसी में जिसको अपॉइंट किया अगर वो भी छोड़ के चले गया तो फिर से कैजुअल वैकेंसी बोलेंगे क्या। अब देखिए इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इसका आंसर पता है। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया बंदा अगर छोड़ के जाता है या उसकी जगह खाली होती है उसको हम कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं, बराबर है। आइए जरा स्टोरी पाइए, कैजुअल वैकेंसी कब हुई थी, जब ये बंदा छोड़ के गया था। ठीक है, तो ये जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया था, इस बंदे के साथ में कुछ हुआ, इसकी प्लेस खाली हो गई, कैजुअल वैकेंसी हो गई, मिस्टर 1 को अपॉइंट कर लिया गया। फटाफट जवाब दीजिएगा, मिस्टर 1 को कहाँ अपॉइंट किया गया होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया गया होगा ना, बराबर है। अब जब ये छोड़ के जा रहा है तो ये जो छोड़ के गया है बंदा, इसको कहाँ अपॉइंट किया गया था, बोर्ड मीटिंग के अंदर। और सीवी कब होता है, जब जनरल मीटिंग वाला बंदा छोड़ के जाता है। तो बोर्ड मीटिंग में जब छोड़ के गया तो क्या सीवी होगा, क्या नहीं होगा। बस अभी लाइनें पढ़ लीजिए, सब्सिक्वेंटली इफ द कैजुअल वैकेंसी इज सो फिल्ड इज अगेन वेकेटेड, फिर से वो खाली हो जाती है अगर, ड्यू टू सम कैजुअल अकरेंस, देन इट कैन नॉट बी सेड टू बी अ कैजुअल वैकेंसी बिकॉज it arose against an appointment which was not made in the general meeting. Such type of vacancy needs to be filled। अब देखिए भैया, अब वो बंदा अगर छोड़ के चले गया है तो आप कैजुअल वैकेंसी मत करो ना, आप एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लो ना आपकी बार। ठीक है, वो कैजुअल वैकेंसी नहीं होगी, एडिशनल डायरेक्टर आप चले जाओ सबसेक्शन नंबर 1 के पास में, इसी सेक्शन का जो कुछ देर पहले हमने पढ़ा है, और आप वहाँ से अपॉइंटमेंट कर लेना। ठीक है, 4th पॉइंट, कैजुअल डायरेक्टर क्वेश्चन मार्क। सर आप बार बार बोल रहे हो कैजुअल वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी, मतलब कैजुअल वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो क्या जो डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है वो भी कैजुअल है क्या। ना 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 ना, ये गलती मत कर देना। जिस डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है सीवी फिल करने के लिए वो कोई कैजुअल डायरेक्टर नहीं है भैया, उसके पास में सारी पावर्स रहती है। किसकी, जो ओरिजिनल डायरेक्टर की रहती है। भैया ओरिजिनल डायरेक्टर की सारी पावर्स को एंजॉय करता है, यहाँ तक कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बेयर करता है जिसकी प्लेस पर उसको अपॉइंट किया गया था। बट एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, देखिए भैया एक बात, एग्जाम्पल दिखेगा, सीजे डायरेक्टर था,
XYZ कंपनी का वो अभी नहीं रहे, CV हो गई, JK को अपॉइंट किया। जो CJ थे, XYZ के डायरेक्टर थे, XYZ का बिजनेस था किसके साथ में, लेट्स से मिस्टर X कंपनी के साथ में। CJ का यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट था X कंपनी के अंदर, वो शेयर यहाँ पर होल्ड करते थे, तो उनको हम इंटरेस्टेड डायरेक्टर की कैटेगरी में डाल सकते थे क्या? यस, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, यानी कि वो ऐसे कुछ बिजनेस में इंटरेस्ट रख रहे हैं जहाँ पर कंपनी भी जिनके साथ में बिजनेस कर रही है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो CJ यहाँ पर इंटरेस्टेड डायरेक्टर था। जो यहाँ पर JK आया है वो CJ की सारी पावर्स को एंजॉय कर रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेयर कर रहा है, बट क्या वो CJ जैसा इंटरेस्ट भी कैरी करेगा क्या उसी का? नहीं नहीं नहीं, वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट था। ठीक है, हिज इंटरेस्ट कैन नॉट बी अटैच्ड टू द न्यू डायरेक्टर फिलिंग द कैजुअल वैकेंसी। तो वो कैजुअल भी इतना कैजुअल नहीं है भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पावर तो उसको मिल रही है, ये बात तो बराबर है। ठीक है, बट जो इंटरेस्ट ओरिजिनल डायरेक्टर का था वो कैरी ऑन होके हमारे इस कैजुअल वैकेंसी वाले डायरेक्टर के पास में नहीं आएगा। आई होप आपको चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। कैजुअल डायरेक्टर, CV आफ्टर CV, आर्टिकल नेसेसरी है क्या, एंड द फर्स्ट वन। ठीक है ना, द लास्ट पॉइंट, अर्जेंसी इन फिलिंग। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, सेक्शन 149 की बात करते हैं, उसके अंदर वुमेन डायरेक्टर की बात करते हैं, उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं, दोनों की वैकेंसी की बात करते हैं, दोनों की वैकेंसी के पीरियड की बात करते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, इन दोनों में विच एवर इज लेटर, जो डेट आती थी उस डेट के पहले पहले वैकेंसी फिल करनी पड़ती थी। इन शॉर्ट में आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि वुमेन डायरेक्टर की इंटरमिटेंट वैकेंसी या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी के लिए एक फिक्स्ड टाइम पीरियड 3 मंथ्स का या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का अलॉट किया गया था। ठीक है, बट ऐसी कोई यहाँ पर टाइम लिमिट दी गई है क्या? क्या सेक्शन 161 में आपने ये कोई टाइम लिमिट देखी अभी तक, चाहे एडिशनल की हो, चाहे ऑल्टरनेट की हो, चाहे कैजुअल वैकेंसी हो? कैजुअल वैकेंसी के केस में क्या आपने अभी तक देखी यहाँ पर कि बोला गया हो सेक्शन में कि इतने मंथ में आपको कैजुअल वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन एक्ट ये बोलना चाह रहा है कि वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपलसरी है। हर एक कंपनी के अंदर अगर क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, बट उनके अलावा जितनी भी दूसरी कैजुअल वैकेंसी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर ये लगता है कि कंपनी के जो अफेयर्स है वो उनके बिना भी मैनेज हो जाएंगे और कंपनी ऐसे अपॉइंटमेंट को पोस्टपोन कर सकती है, तो यस, अ कंपनी कैन डू सो। इसीलिए क्या कोई अर्जेंसी है क्या फिलिंग के अंदर? नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं है भैया। 149 जैसी अर्जेंसी यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, सो ये सेक्शन हमारा 161 पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। लास्ट में हमने सब सेक्शन नंबर 4 देखा, कैजुअल वैकेंसी। उससे पहले हमने एडिशनल देखा 1 के अंदर, ऑल्टरनेट देखा 2 के अंदर, और लास्ट में हमने नॉमिनी देखा हमने, जो सब सेक्शन नंबर 3 के अंदर था। बराबर है। अब जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आइए फटाफट मैं आपको इस समरी टेबल बोलता हूँ। समरी में एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है? ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग। तो समरी में एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग। बराबर है भैया। यहाँ पर सेक्शन 161 जो डील कर रहा है वो डील कर रहा है 1, 4, 2 एंड 3 के साथ में। 1, 4, 2, ठीक है। एडिशनल बराबर है, ऑल्टरनेट बराबर है, और कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी के हमने याद किया, इन दोनों के बीच में जो गैप हो गया वो CV हो गया। ठीक है ना। सो 1, 4, 2 और लास्ट में 3 क्या बचा? नॉमिनी। तो इजी था, उसको हमने समरी टेबल में यहाँ पर नहीं डाला है। ठीक है। सेक्शन टाइप्स ऑफ डायरेक्टर आपको समझ में आ गए। अब जरा एक एक पॉइंट को आप यहाँ पर देखिए। वाई भैया एडिशनल को क्यों अपॉइंट किया जाता है? व्हेन इन नीड, बराबर है। जब वो नीड में होता है तो उसको अपॉइंट किया जाता है। कभी भी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो वो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है और एनी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है। बट बेसिक क्या है? बेसिक आपको एक और क्या रखना है कि ऐसा पर्सन जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होने लायक है वही यहाँ पर 142 में आ सकता है। ठीक है, ओके। एडिशनल डायरेक्टर की लाइफ कितनी रहेगी भैया? अगले AGM तक, या तो वो AGM जब हो रही है तब, या फिर जब उसको हो जाना चाहिए था तब। ठीक है, विच द AGM शुड हैव बीन हेल्ड।
तो अगले एजीएम तक उस एडिशनल डायरेक्टर की यहाँ पर टर्म या लाइफ रहती है। क्या स्पेसिफिक पावर ज़रूरत है? यस, बिल्कुल ज़रूरत है। यस, रिक्वायर्ड। ठीक है, यस रिक्वायर्ड। इसी तरीके से 2 में भी यस रिक्वायर्ड, एंड कैजुअल वैकेंसी में नो एक्सप्रेस पावर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमको पता है, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वाई में हमने देख लिया एडिशनल, जब जरूरत हो तब उसको हम यहाँ पर कंपनी उसको यहाँ पर हायर कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। हु कांट बी अपॉइंटेड? तो इन एलिजिबल टू गेट अपॉइंटेड इन जीएम, ये मैंने पहले ही बोल दिया ऊपर कि भैया जो जीएम में अपॉइंट नहीं हो सकता वो यहाँ पर भी अपॉइंट नहीं हो सकता, एडिशनल नहीं बन सकता। ठीक है, ऑल्टरनेट पे आ जाओ भैया। ऑल्टरनेट डायरेक्टर को इस सिंबल से हमको याद रखना है, राइट। व्हेन ओरिजिनल डायरेक्टर इज आउट ऑफ इंडिया फॉर 3 मंथ्स और मोर, 3 महीने से ज़्यादा बाहर जाता है तो उसको अपॉइंट किया जाता है। इसका टेन्योर ओरिजिनल डायरेक्टर जितना रहेगा, ठीक है, या फिर जब वो इंडिया में आ जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ किसको अपॉइंट नहीं कर सकते? जो ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर है या ऑलरेडी डायरेक्टर है इन द सेम कंपनी, ये ध्यान रखना है। सेम कंपनी में जो ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर है वो वापस से ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। अब बचा क्या? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी, अगर कोई डायरेक्टर सीज टू बी डायरेक्टर हो जाता है, अदरवाइज कोई दूसरे रीज़न से, नॉट इन नॉर्मल कोर्स, तो वहाँ पर कैजुअल वैकेंसी आ जाती है। ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्टर का जितना टेन्योर है उतना ही उसका रहेगा, बराबर है। एक्सप्रेस पावर हमको नहीं चाहिए, और सीवी आफ्टर सीवी यहाँ पर नहीं होगा। कैजुअल वैकेंसी वाला बंदा भी अगर छोड़ के चले गया या वो भी यहाँ पर कुछ अकरेंस हो गया इवेंट का, फिर से वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो क्या हम उसको फिर से सीवी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उसका रीज़न क्या है कि जीएम के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है। ठीक है दोस्तों, सो ये समरी टेबल है, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, अपने नोट से बना लीजिए। इस पूरे वीडियो के अंदर हमने जो बात करी है वो काफ़ी लंबा वीडियो तो हो गया है, बट इम्पॉर्टेंट वीडियो भी था। 160 और 161 की हमने बात करी है। 161 में हमने 1, 4, 2 और 3 इस तरीके से सब चीज़ों की बात करी है। और यहाँ पर हमने बात करी है अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर की, जो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, बराबर है। दोनों को यहाँ पर अदर काइंड में हमने यहाँ पर इंक्लूड किया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा हेडिंग दी गई है वो हमने अदर काइंड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट के बारे में हमने बात करी है। ये हमारा सीए फाइनल लेवल पर डायरेक्टर्स का कुछ तीसरा या चौथा वीडियो था जो आपको इन सेक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहा था। सेक्शन सो फार डिस्कस्ड है 149 हमने डिस्कस कर लिया है, 151 कर लिया है, 152 कर लिया है, 160 एंड 161 ऑब्वियसली हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और इसके अलावा हमने ऑब्वियसली 164, 165 और 166 को भी डिस्कस कर लिया है, जहाँ पर हमने कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट्स देखी थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स है, डिसक्वालिफिकेशंस है यहाँ पर, और हमने देख लिया था ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर क्या क्या होती है। इतने सेक्शंस ऑलरेडी कवर हो गए हैं। बचे हुए सेक्शंस रिमूवल के, रेजिग्नेशन के, जो अदर सेक्शंस है 170, 171, 172, उन सबको आगे आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, और अगर आ रहे हैं तो स्टे ट्यून, इन सब वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।